अच्छा जी, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक, वालेकुम अस्सलाम, टॉपिक जो है वो है फ्री कंसेंट। कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भाई? ये भाई यहाँ पे नोट्स पकड़ते रहना ताकि मसले में फैल जाओ। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस होता है और कंसिडरेशन। ये बताएगा, सारे बताएगा जी। हाँ बताओ, पास होने नहीं होने? तुमसे पूछ रहा हूँ, पास होने? एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सोच के बताओ। और capacity of parties, intention to create legal relationship, lawful object, certainty and possibility and legal formalities। ठीक है, ये भाई हमने पढ़े थे। आप थोड़ा सा देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो टाइम है वो ये है कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो हम कर चुके हैं उसको रिवाइज करो, ठीक है। उसके पास पेपर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसके पास पेपर के क्वेश्चन को दोबारा खुद अटेम्प्ट करो। मुझे ड्राफ्टिंग शेयर करना शुरू करो अपना। अब कहानी गुजर गई भाई, हो गए, पार्टी टाइम ओवर हो गया। नाउ स्टार्ट मेकिंग द प्रैक्टिस। देखो एक चीज ध्यान में रखो, टाइम तुम्हारी जो करेक्शंस होनी है ये इसी 1 महीने के अंदर करेक्शन होनी है। अगर ड्राफ्टिंग के तुम्हारे मसले मसाइल हैं वो तुम्हें आज सही करने पड़ेंगे, ठीक है। तरीका क्या होगा, 4 चैप्टर कर लिए, इनके पास पेपर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो और उसको बगैर देखे अटेम्प्ट करो एंड देन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। सर मैंने ये ड्राफ्ट कर लिया है, काइंडली इसको चेक कर लें, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द ड्राफ्टिंग। और अगर ड्राफ्टिंग का कोई इशू होगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई ये ड्राफ्टिंग का इशू है, बट दिस हैज टू बी डन राइट नाउ। वेट नहीं करो भाई, जून में जुलाई में बहुत रश लग जाता है क्वेश्चंस का, ठीक है। आ जाओ भाइयों और जल्दी से ये नोट भी पकड़ते जाओ। खेल लिया टेबल टेनिस? ये शदीद गर्मी हो रही है। हाँ आज बहुत गर्मी है। अच्छा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्री कॉन्सेंट। ये भी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फ्री कॉन्सेंट क्या होती है, मैंने बताया था कि फ्री कॉन्सेंट इज बेसिकली जब आपके दोनों के माइंड सेम सोच रहे हों, ठीक है। मतलब ये है कि भाई अगर मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूं तो आपको भी पता हो कि आप क्या खरीद रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं गाड़ी बेच रहा हूं और आप समझ रहे हो कि मैं बाइक बेच रहा हूं, ठीक है ना। हैंडआउट यहाँ रखे भाई, ले लो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं यहाँ पे आपको कुछ कह रहा हूँ और आप कुछ समझ रहे हो। जब हमने सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी और जब डेफिनेटली बात की थी, जल्दी जल्दी कर लो ऐसा है काम, तो हमने कहा था कि भाई फर्ज कर लो अगर मैं अपने 2 घर हैं और उसमें से एक घर बेच रहा हूँ अपना, जो मेरा नॉर्थ में है, और एक घर मेरा डिफेंस में है। जो दूसरी पार्टी है वो समझ रही है मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ वो डिफेंस वाला है, और मैं जिसको बेच रहा हूँ वो कौन सा वाला है, नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला। तो इसका मतलब है कि हम दोनों के माइंड सेम जगह पे नहीं है, एंड वो वी बोथ पार्टीज आर एट मिस्टेक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके जो फ्री कॉन्सेंट के कंटेंट्स हैं कौन कौन से हैं? कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, बोलो भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक्स। अब इसको हम डीप डाइव पढ़ेंगे कि ये कॉर्शन क्या होता है, किस चीज को कॉर्शन कहा जाता है, इसके लीगल रूल्स क्या होते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कैसे एस्टेब्लिश होता है, उसमें क्या चीजें देखी जाती हैं, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मिस्टेक क्या होती है। तो वी स्टार्ट विद कॉर्शन, ठीक है। तो कॉर्शन की डेफिनेशन क्या है, पेज नंबर 1। 2 or more person, पहले कॉन्सेंट को एक बार जल्दी से पढ़ लें। 2 or more person are said to be consent when they agreed upon the same thing in the same sense। यानी दोनों पार्टीज का माइंड एक ही चीज सोच रहा हो, दिस इज कॉल्ड सेम थिंग इन द सेम सेंस। The effect of absence of the consent is that agreement is not valid and is not enforceable by law. Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue power या undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम व्हाट इज कॉर्शन, ठीक है।
कॉर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तानी लॉ। कॉर्शन क्या है भाई? कि क्या कहते हैं कॉर्शन को भाई? वो तो हम लिख नहीं सकते ना एग्जाम में। एग्जाम की लैंग्वेज में बताओ क्या लिखेंगे? कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तानी, कमिट थ्रेटनिंग टू कमिट, एक्ट फॉरबिडन अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है ना? क्या मतलब हुआ? पाकिस्तान पीनल कोड एक पूरा कोड है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें, किसी भी जुर्म, वो लिस्ट डाउन है कि जुर्म क्या क्या होते हैं। फर्स्ट कर लो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं जो आपको कॉमनली पता है जुर्म है। मर्डर करना जुर्म है नहीं है? क्या चीज? ये नोट पकड़ लो, एसी चला दे। मर्डर करना जुर्म है? जवाब दो यार, जवाब दिए बगैर नहीं पता चलेगा मुझे। क्राइम है। अब फर्ज कर लो ए ने बी से घर खरीदना है, ठीक है? कितने का घर है भाई? कितने का है? 10 करोड़ का, ठीक है? उसने कहा कि भाई आप मुझे एक सिफर कम करके इतने का घर बेचने। कितने का बेचने? उसने कहा कि मुझे आप ये घर इतने का दे दें, 1 करोड़ का दे दें। अगर आम फहम जबान होगी, वहन होगा, तो क्या आप देने को तैयार हो जाओगे? भाई 10 करोड़ का अगर 1 करोड़ में तो नहीं दोगे ना, ये तो कंफर्म है। सेंसेस में होगे तो ठीक है, बट सेंसस के अंदर एक चीज ये है कि ए ने आपके सेंसस के अंदर एक चीज डाल दी है कि देखो बेटा, ये काम नहीं करोगे तो मैं जो हूं, मेरे पास लंदन तक कॉन्ट्रैक्ट है और मैं आपको, आपका बच्चा ये इस वक्त जाता है, ये इस वक्त जाता है, ये इस वक्त जाता है, आप इस वक्त जाते हैं, और आपकी जिंदगी होगी तो आप आगे कमा पाएंगे, वरना नहीं कमा पाओगे। ठीक है, अब बोली तैयार रखी है, ठीक है? अब ये तमाम बातें आपने उससे कर दी, और बी को भी ये पता है कि भाई आप ये सारे काम माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं आप इसमें, ठीक है? तो ये जो आप काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? ए क्या कर रहे हैं? बोलो भाई, ए बी को क्या कर रहे हैं? ए बी को, क्वेश्चन पे नहीं जाओ पहले, क्या कर रहे हैं? थ्रेट कर रहे हैं। अभी उसने वो क्राइम नहीं किया, मर्डर कर दिया। कैसे? मर्डर नहीं किया, उसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ थ्रेट किया है। तो क्या ये क्वेश्चन होगा? बोलो भाई, क्या ये क्वेश्चन होगा? होगा सर, होगा। डेफिनेशन पढ़ो भाई, अभी तक क्या पहली बार दे रहे हो पेपर? तो पढ़ो डेफिनेशन, पेज नंबर 1, क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ो, पहला डब्बा। क्वेश्चन इज, यार नोट्स पकड़ लो जो जो आए ना जल्दी जल्दी। Caution is the committing or threatening to commit any act forbidden by Pakistani law। ठीक है भाई? तो अगर आप थ्रेट भी दोगे किस चीज की? उस एक्ट की जो क्राइम है, यानी कि अगर आप किसी को मर्डर की थ्रेट भी दोगे टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज स्टिल कॉल्ड अ कॉर्जन। क्या कहलाएगा? कॉर्जन कहलाएगा। ये बात हमारी है। हाँ, मैं पाकिस्तान में मेजॉरिटी मैक्सिमम जो आपके जहन में आते हैं ना, सारे गंदे ख्यालात, सारे क्राइम लिखे हुए हैं, टेंशन नहीं लेना। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने छोड़ दी हो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ज़हीन है क्राइम सोचने में। ठीक है, तो ये वो असल में वो जो लिस्ट बनी है ना पाकिस्तान पीनल कोड की, वो आपने नहीं बनाई है, वो दुनिया जहान की लिस्ट से बनी है। ठीक है, तो उसमें सारे मेजॉरिटी जो क्राइम आते हैं ना, वो सारे के सारे मौजूद हैं। हाँ, गुनाह का नहीं है आपके, जो पर्सनल गुनाह है उनको नहीं लिया हो, ये सिर्फ वो क्राइम है जिसे सोसाइटी में। ठीक है, अगर ए बी के बच्चे को, जिसका नाम सी है, इसको किडनैप कर ले, तो इसने क्या थ्रेट किया है या एक्चुअल में
क्राइम कर दिए? बोलो भाई। तो क्राइम कर दिया तो कमिट कर देना उस एक्ट को या थ्रेट कर देना, दोनों क्या कहलाएंगे? कॉर्शन कहलाएंगे, ठीक है ना। कमिट, कॉर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, और अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेड, इसकी थ्रेड करना, ठीक है। किस चीज की डिटेंशन? प्रॉपर्टी की। अच्छा, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ ये लैंड या बिल्डिंग, प्रॉपर्टी इज एसेट, आपका किसी भी एसेट को रोक लेना इज ऑल्सो अ कॉर्शन। एग्जाम्पल दो भाई, मेरे पास पोजीशन में आपकी गाड़ी रखी हुई है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं गाड़ी आपकी जब रिलीज करूंगा जब आप मुझे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, ठीक है ना। मैंने आपकी BMW अपने डेरे पे खड़ी कर ली है, ठीक है। आप वहां आ नहीं सकते, पुलिस भी वहां आ नहीं सकती। अब इस डेरे पे आने के लिए आपको मैंने कहा है कि भाई ये जो आपने क्या कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट देना है बिल्डर का, ये मुझे दे दें आप, मैं बिल्डर हूँ, मुझे आप ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें, और अगर आप ये नहीं देते तो मैं आपको ये आपकी गाड़ी रिलीज नहीं करूंगा। तो इज दिस अ कॉर्शन? बोलो भाई। अगर आपने डिटेन कर ली प्रॉपर्टी वो भी कॉर्शन है। अगर आप थ्रेड करो किसी को, किस चीज के लिए थ्रेड कर रहे हैं? कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकता हूं और मैं आपके, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपकी इस वाली प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूं, तो क्या ये कॉर्शन होगा भाई? तो कॉर्शन का स्कोप समझ आ रहा है? कॉर्शन इज द एक्ट कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय, बोलो भाई, बोलना जरूरी है, फॉरबिडन बाय पाकिस्तानी लॉ, या अनलॉफुल डिटेंशन करना किस चीज की? प्रॉपर्टी की, या उसको थ्रेड करना कि मैं ये काम कर लूंगा। देखो स्कोप में एक चीज ध्यान में रखना, एक्चुअल में कमिट होना या एक्चुअल में डिटेंशन होना जरूरी नहीं, उसका थ्रेड करना भी जरूरी है। हाँ जी बोलो। देखो जानबूझ के गिरवी रखा है तो इंपॉर्टेंट चीज ये, दो अलग अलग कॉम्बिनेंट्स है। अगर फर्ज कर लो तुमने क्या किया कि मैंने तुमसे लोन लिया, तुमने लोन में डिफॉल्ट किया, तो मैंने तुम्हारी जो चीज थी वो उठा के अपने पास होल्ड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिटेंशन अनलॉफुल नहीं है, ये समझो जरा और से समझना। तो देखो एक चीज ध्यान में रखना, कोर्ट में जब आप जाओगे तो कोर्ट पूरे सर्कमस्टांसेस देखेगी। कोर्ट की नजर में मैं और तुम दोनों केस के पार्टिसिपेंट है। कोर्ट ने ये जजमेंट नहीं देनी कि हाँ यार तुम लेकर आए हो केस तो तुम ही सही होगे, ठीक है। बात समझो, देखो अनलॉफुल डिटेंशन है ये, समझे। मैंने लोन लिया और मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं लोन नहीं दे पाता तो ये गाड़ी आप रख लेना। मैंने लोन पे नहीं किया, डिटेंशन अनलॉफुल होगी या लॉफुल होगी? अगर लॉफुल होगी तो फिर आप कॉर्शन लेके आओगे, नहीं लेके आए। बात समझ रही है? क्लियर है? कॉर्शन नहीं होगा, ये कॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि डेफिनेशन से निकल गया ना। देखो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या लिखा है? अनलॉफुल। हाँ एक चीज हो सकती है इसमें, वो अभी आगे पढ़ोगे, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ फॉर सम अनकॉन्शनेबल टर्म, अनरीजनेबल टर्म, वो आते हैं जो अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, लेकिन कॉर्जन में ये कहीं पे भी फॉल नहीं करेगा, ये ध्यान में रहेगा भाइयों, ठीक है। तो कॉर्जन का स्कोप क्या है? कमिट करना, थ्रेट टू कमिट करना एनी एक्ट, बोलो, फॉरबिडन बाय पाकिस्तानी लॉ। ले लिए नोट, ले लिए, वो ले लो, आगे से ले लो। फॉरबिडन बाय पाकिस्तानी लॉ, ये बात क्लियर है। और डिटेंशन और अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, और किस चीज के लिए काम कर रही है वाला? ये काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? किस ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं? कौन सा काम? एग्रीमेंट में आ जाए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीमेंट में आना, ठीक है ना। तो कॉर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द पाकिस्तान पीनल कोड or the unlawful detention or threatening to retain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. Committing a murder, kidnapping, causing hurt, defamation, theft,
are some of the example of the act forbidden through the Pakistan Penal Code. Threatening to commit such act also come under the ambit of coercion. A Hindu widow of 13 was forced to adopt a boy under threat that her husband's dead body would not be allowed to be removed unless she adopt the boy. क्या मतलब हुआ? एक विडो, एक उसका हस्बैंड मरा, उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे. क्या कह रहे थे कि जो बच्चा है इसको पहले अडॉप्ट कर लो तो इसकी डेड बॉडी आपको रिलीज कर देंगे. ठीक है. The widow adopted the boy and subsequently applied for cancellation of the adoption. अच्छा, अडॉप्शन का तरीका कार होता है, अडॉप्शन पेपर पे क्या होता है? साइन होता है. अडॉप्शन पे साइन होता है कि भाई मैं इसको लीगली अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ. बट ये जो साइन कराया गया किस तरह कराया गया? थ्रेड करके कराया गया. ठीक है ना. अच्छा, थ्रेड में उस किस चीज की थ्रेड की गई? ठीक है, आपने एक एक्ट किया कि जो डेड बॉडी है, जो उसको लीगल राइट है, वो उसको नहीं दे देते. ठीक है ना. It was held, ये केस लॉ है, it was held that the adoption was voidable at adoption as her consent was obtained through coercion. ठीक है भाई. तो उसको क्या किया गया? coercion अप्लाई किया गया उसके ऊपर. ठीक है. Another case titled Superintendent Engineer Irrigation Department versus Progress Engineer. It was held that a refusal by a government department to release the payment of a contractor unless he gave up the extra claim of extra rates amounting to coercion under the category of रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी. अच्छा, जरा गौर से सुनना इस एग्जाम्पल को. इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं. ये वाली प्रेजुडिस का मतलब ये है कि भाई आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका उसमें वो कर दिया गया, कहते हैं उसको कॉर्शन के अंदर डिफाइन कर दिया गया. ठीक है. मतलब कहाँ तुम इस वाली इसके अंदर बात कर रहे हो? कहाँ पे? तो प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, यानी इसका मतलब ये है कि भाई प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन का मतलब ये है इररिस्पेक्टिव कि वो कॉर्शन किस बंदे पे अप्लाई किया गया. देखो, मैं और तुम है. ठीक है. मैं तुम पे कॉर्शन अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है. एक चीज तो ये हो गई. प्रेजुडिस का मतलब है प्रेजुडिस टू एनी पर्सन का कि मैं जरूरी नहीं कि तुम पे अप्लाई करूँ, मैं एक ऐसी पार्टी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ जो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कौन? बीवी, बच्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हो सकता है ना ये. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि कॉर्शन हमेशा पार्टी जो है उसी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई किया जाए, वो किसी और के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है. क्लियर है? इसको मिटा दूं. ये वाली एग्जांपल कौन सी? ये केस लॉ है. ये तो एक्चुअल केस लॉ, ये एक्चुअल में हो. अच्छा सर, ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी बात है. प्रॉपर्टी सब कुछ आता है, जो भी तुम्हारा एसेट हो. एसेट हो. यहाँ पे देखो ना, ये कोई आपका लैंड माइन वो थोड़ी है कोई. ठीक है. अच्छा, क्या किया इस केस में? देखो कहां पे, इसको नहीं मिटा रहा वैसे. कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट. कमिट करना और थ्रेटनिंग टू कमिट करना. इसको तो मिटा दो एग्जाम्पल को. अच्छा देखो, यहां पे क्या हुआ? इंजीनियरिंग कंपनी थी एक, उसका गवर्नमेंट से कोई क्लेम बनना था. उसने क्या किया बताओ? इट वॉज हेल्ड दैट अ रिफ्यूजल बाय गवर्नमेंट टू रिलीज द पेमेंट. गवर्नमेंट ने क्या करना था? इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट देनी थी. इसने कोई काम किया होगा, इंजीनियरिंग कंपनी ने कोई सर्विस दी होगी, इसकी क्या देनी थी? उसने पेमेंट देनी. किसने? गवर्नमेंट ने. तो इसकी बुक में ये क्या होगा? यही होगा. इंजीनियरिंग कंपनी की बुक में क्या होगा? ये रिसीवेबल होगा. उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया था, उसका क्लेम इससे किया कि भाई ये मुझे एडिशनल पैसे चाहिए. गवर्नमेंट से भाई मुझे ये मैंने एडिशनल काम किया. भाई तो मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुमने मुझसे एक स्कोप डिफाइन किया था, उस पर पैसे एग्री हुए थे. तुमने कोई एडिशनल काम किया और मैं अब तुम्हें पैसे नहीं दे रहा. मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें एडिशनल काम के पैसे नहीं दूंगा, ये तुम वेस्ट कर दो. अच्छा, पुराना जो काम किया हुआ था उसके पैसे तुम्हें मुझे देने थे. तुमने थ्रेड क्या किया? अब गवर्नमेंट ने थ्रेड क्या किया? उसने कहा कि भाई अगर तुम ये वेव नहीं करोगे, इससे पीछे नहीं हटोगे, तो हम ये जो पेमेंट आ रही है ये आपको नहीं देंगे. बात समझ आ रही है?
अब सिचुएशन बड़ी गंभीर है, खासकर हाँ अमाउंट बड़े होंगे, यहाँ लिखे नहीं है, यहाँ पे अमाउंट बड़े होंगे, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? पहला काम क्या किया आपने? आपने कहा ठीक है भाई आप ये दे दें, मैं छोड़ देता हूँ। इसने यही किया होगा ना, इसने कहा कि पेमेंट ले लो और वो छोड़ दो। अभी वो छोड़ दिए, जब पेमेंट आ गई फिर उसने केस फाइल किया किस चीज का? कि भाई ये जो मैंने क्लेम छोड़ा है ये मुझे वापस दिलाया जाए। क्यों? क्लेम तो वॉइड एब्लिशन होगा ना। हाँ क्लेम वॉइड एब्लिशन नहीं होगा भाई। क्यों वॉइड एब्लिशन होगा? गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला था, गवर्नमेंट ने ये बोला था। गवर्नमेंट भाई ये सारा ये देखो, ये बहुत समराइज लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने एडिशनल काम किया। देखो अगर कोई काम नहीं करोगे और उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन होगी तो वो तो वॉलंटरीली एक्ट हो जाएगा ना। गवर्नमेंट तो नॉर्मल काम के लिए, गवर्नमेंट ने नॉर्मल काम भी बोला, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा काम भी बोला, बट वो एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगाए उसके पैसे देने को तैयार नहीं थी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार नहीं थी, उसने क्या किया? उसने उसके प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को? कैश को होल्ड कर लिया। किसको होल्ड कर लिया भाई? कैश को होल्ड कर लिया और कहा कि अगर आप ये क्लेम नहीं छोड़ोगे तो मैं ये वाले पैसे नहीं दूंगी। तो आप मुझे जरा सोच के बताओ किस चीज को हेल्ड किया जा रहा है? भाई गवर्नमेंट क्या होल्ड कर रही है? पैसे। पैसे क्या चीज है? इट्स अ प्रॉपर्टी। तो अब जब ये होल्ड की है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ये एग्रीमेंट हुआ है किस चीज का? आपका एग्रीमेंट हुआ कि मैं ये पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। अगर आप ये काम कर देते हैं तो मैं पैसे नहीं। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? अगर आप ये पैसे मुझे दे देते हो, टू वे कंसिडरेशन चाहिए होती है ना, अगर आप ये पैसे दे देते हो तो मैं ये छोड़ दूंगा। दोनों तरफ से एक्शन हो रहा है। बोलो भाई, कंसिडरेशन पढ़ चुके हो तुम? दोनों तरफ से एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा? जरूरी थोड़ी है कैश का लेन देन होगा। एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि मैं आपको पैसे रिलीज कर दूंगी, दूसरी पार्टी प्रॉमिस कर रही है ये एडिशनल पैसे मैं छोड़ दूंगा। तो ये टू वे कंसिडरेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस पे कॉर्शन अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे? ये अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग कंपनी नहीं कर रही। ये क्लियर हो रहा है भाई? अब जब ये काम हो गया तो उसने ये जो अरेंजमेंट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने पैसे देने थे और इसने वेव करना था, इसको चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि नहीं जी, ये जो आप मेरा अरेंजमेंट आपसे हुआ था कि आप मैं वेव कर दूंगा, दिस इज सब्जेक्ट टू कॉर्जन। कोर्ट में क्या प्रूव हुआ? कि आपने जो पैसे रोके थे वो अनलॉफुल डिटेंशन थी, उसके जायज पैसे आप नहीं रोक सकते। इसकी एग्जांपल और ले लो। फर्ज कर लो पार्टी ए और एक बी। ए ने बी को ऑन क्रेडिट पे 1 लाख रुपए का माल सेल किया। कितने का माल सेल किया? 1 लाख रुपए का। ये क्लियर है? ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रही है। और बी ने जब पेमेंट का टाइम आया, ए को ये पेमेंट देने से मना कर दिया, ठीक है। 1 महीने में क्रेडिट टर्म थी, एक मना कर दिया और कहा कि भाई आप मेरे साथ 6 महीने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करो जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो मैं आपको ये 1 लाख रुपए कैश रिलीज कर दूंगा। वरना आप इसको अपनी बुक में क्या कर लें? राइट ऑफ कर लें। राइट ऑफ करेंगे ना? समझ आ रही है? तुम्हें समझ आ रही है? दोबारा समझो भाई, थोड़ा गौर रखना है। ए ने बी को कितने का माल बेचा? कितने का बेचा? किस पे बेचा? क्रेडिट पे, कैश पे? बोलो। क्रेडिट पे बेचा। जब ये आपने क्रेडिट पे बेचा तो ये पैसे अभी फौरन तो नहीं मिले होंगे, 30 डेज में मिलने थे। 30 डेज हो गए, उसने आपको देने से मना कर दिया और आपको ये कहा कि भाई 1 लाख रुपए में आपको नहीं दे रहा। अगर आप मुझसे 6 महीने का लिख के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं तो ये 1 लाख रुपए में रिलीज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रिलीज कर दूंगा। तो इसने, हाँ, ये 6 लाख का 5 लाख का एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है।
यानी वो चाहे आपसे ये रहा है कि भाई आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट कर लो, बट आप उससे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्टेक्ट करना नहीं चाह रहे, बट ये आपको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं फोर्स? बोलो ना, बोलना जरूरी है भाई। कैसे कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को बोलो अनलॉफुल डिटेन करके। तो ये क्या अप्लाई कर रहे हैं आप पे? कॉर्शन अप्लाई कर रहा है आप पे, कॉर्शन अप्लाई कर रहा है, और कॉर्शन अप्लाई करके इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। आपने 1 लाख रुपए ले लिए, आपने 1 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद इस पे केस फाइल कर दिया। क्या होगा इस केस का? कोर्ट क्या डिसाइड करेगी? लीगल कौन से क्या आएगी? कैंसिल नहीं करेगी। बोलो भाई, वर्ड यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोर्ट इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल कर देगी, कानून की दमान में आप कैंसिल कर देगी और ये कर देगी, नहीं लिखेंगे। इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? It is enforceable at the option of one party, and this one party is aggrieved party. aggrieved party के ऑप्शन पे कर देगी कि आप इसमें रहना चाहें तो रहें, इसकी टर्म्स को चेंज करके रहना चाहे तो रहें, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें। आप पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई केस फाइल नहीं हो सकता। ये समझ आ रही है भाइयों बातें? ठीक है, तो कॉर्शन क्या चीज है ये समझ आनी चाहिए हमें। सिर्फ और सिर्फ क्राइम का खो जाना कॉर्शन नहीं है। अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉर्शन। क्लियर है भाई? बात समझ आ रही है? The government threatened to seize the property of Ahmad to recover the fine due from Babar, the son of Ahmad. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसकी सारी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वैसे। करो जल्दी करो, लिखते भी जाओ भाइयों, ठीक है? क्योंकि देखो अभी जो लास्ट पेपर आया है वो पूरे का पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल पेपर था, ठीक है ना? उसमें आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट बने हुए ना, आपको पेपर लगा होगा कि यार वाकई में आराम से हो जाएगा। जिसके कॉन्सेप्ट नहीं बने, सिर्फ रट्टा लगा के चला गया ना, वो मुश्किल में आ जाएगा। तो जो भी ये छोटी छोटी एग्जाम्पलें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। किस चीज को करेंगे, किस चीज को कॉर्शन डिफाइन करेंगे, किस चीज को नहीं करेंगे, किस चीज पे ये लॉ अप्लाई हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा। अब जो इसने एक सवाल पूछा था अभी, ये वाला क्या नाम है तुम्हारा? रयान ने एक सवाल पूछा था, वो कॉर्शन नहीं है। ये पास पेपर में एक सवाल आ चुका है, ये कॉर्शन नहीं है, लेकिन क्या है ये? जब आगे पढ़ोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कॉर्शन नहीं है। कॉर्शन के लिए अनलॉफुल होना जरूरी है। तुमने सवाल पूछा था ना कि भाई अगर वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहा है उस बंदे को तो क्या होगा? मैंने तुम्हें कहा था कॉर्शन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। ये सवाल आ चुका है पास पेपर में, तो उसका आंसर ही आई कैप ने जो दिया है ना, उसमें देखोगे उसने कहा, पहला जुमला ये नहीं बोला कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, पहले कहा दिस इज नॉट अ कॉर्शन। व्हाई? बिकॉज इसमें ये एलिमेंट मिसिंग है। पहले आपने उसको हटाया, फिर आपने कहा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन तो लॉ जब लिखा जाएगा, जब तुम प्रेजेंट करोगे अपने पेपर में, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में होंगी। द गवर्नमेंट थ्रेटन टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ अहमद टू रिकवर द फाइन। अच्छा, अहमद कौन है भाई? एग्जाम्पल पढ़ो, तीसरी एग्जाम्पल पीछे दे दो। अच्छा भाइयों, एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, संडे इज नॉट अ मंडे, नॉट अ हॉलीडे। सर बुध को हम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि रात होती है और मम्मी मना करती हैं। संडे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि संडे को सन निकला हुआ होता है और गर्मी बहुत होती है। और सैटरडे इसलिए आते हैं कि हमें वीकेंड पार्टी करनी होती है, हम कहते चलो इंस्टीट्यूट में आके कर लें। भाई नाउ बी सीरियस, अटेंड ऑल द क्लासेस, वरना फायदा कुछ नहीं है। एक दिन आए, देखा सर वाकई सही पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, दूसरे दिन गायब हो गए, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन आए, फिर नहीं यार अब मजा नहीं यार, अब जाएंगे हम बकरीद के बाद जाएंगे। नाउ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, देयर इज नो वे आउट। मैं तुम्हें लिख के बता दूं, देयर इज नो वे आउट, ठीक है? तो जरा अब जो है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए तुम लोगों की कि भाई आना है और डेली आना है, जो क्लास के टाइम है उसका आना, ठीक है? 10 से 12, ठीक है? क्या करना है आगे? नाश्ता करो, आ जाओ। हाँ, कहाँ? माइंड सेम होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही चीज सोच रहे हो।
कहाँ है फेयर वन, मुझे नहीं पता, मेरा तो टाइम इन्होंने फिक्स किया है। उमर को उन्होंने आगे पीछे कर दिया होगा। बट देखो 10 से 12 टाइम है, ये ऑप्शन नहीं है कि संडे को छुट्टी कर लो, ठीक है। और ये जो कर रहे हैं ना कि भाई एक फिजिकल 2 ऑनलाइन या 2 ऑनलाइन और एक फिजिकल और फिर 2 फिजिकल, ये कॉम्बिनेशन सारे जो है ना अभी परेशान नहीं करेंगे, कब करेंगे ये मैं बता दूंगा उन्होंने, ठीक है ना। तो एनीवे खैर यहाँ तक क्लियर हो भाई, ठीक है। तीसरी चीज, द गवर्नमेंट थ्रेटन टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ अहमद टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर द सन ऑफ। अब क्या किया गया यहाँ पे, बोलो। यहाँ पे अहमद की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, किस चीज के लिए, बाबर उसका जो बेटा था उसके फाइन को रिकवर करने के लिए। बात क्लियर है। अब यहाँ मुझे बताओ कि डेफिनेटली आपने ऑप्शन क्या दिया होगा कि भाई हम आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, आप ये फाइन पे कर दें, अपने बेटे से खुद रिकवर कर लेगा, ठीक है। Held that fine was recovered by caution, तो कोर्ट में उसने केस किया कि भाई मैं अपने बच्चे का जिम्मेदार तो नहीं हूं ना, ऐसे ही है ना भाई। अगर बच्चा आपका बड़ा है, बालिग है, तो क्या आप उसके हर करतूत के जिम्मेदार हो? आप कोई गुनाह करोगे तो आपके अम्मा अब्बा जिम्मेदार है? नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। आपने तो पता नहीं बड़े बड़े काम करने, अम्मा अब्बा तो बेचारे शरीफ थे, ठीक है। आपकी शराफत पे मैं कुर्बान जाऊं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि भाई देखो, अगर एक 18 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो, इसका मतलब ये कि भाई ठीक है वो सन है उसका, लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते। उसका क्या किया कि आपने प्रॉपर्टी सीज की गवर्नमेंट ने और कहा कि भाई ये फाइन पे कर दो वरना हम आपकी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये फाइन किसका था? बाबर का था। तो ये क्या कराएगा? कॉन्शन। क्यों? अनलॉफुल रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, ये उसी का फाइन हो और उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, फिर ये अनलॉफुल नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो दे दो पैसे, तो पैसे दे दो। नहीं ऐसा लिखेगा, क्रिमिनल एक्ट है ना ये, तो फिर क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट करके नहीं कर सकते ना, ये तो समझाया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। Ahmed beat Daniel and compel him to sell his bike for ₹100,000. Here, Daniel consent has been obtained by caution because beating someone is an offense under the Pakistan Penal Code. ये 4 एग्जाम्पल समझ आ रही है भाई, ठीक है। मारपीट नहीं कर सकते आप ये। अच्छा, कुछ स्पेशल केस हैं, समझ लो पहले। हाँ, अब्दुल रहमान ने मुझे पैसे दे दिए। अच्छा, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, नहीं दे रहा तो उसको मारना शुरू कर दूंगा। देखो भाई, क्रिमिनल एक्ट से कॉन्टेक्ट को बता देंगे। अच्छा देखो, दूसरी एक चीज यार ध्यान में समझ लो, तुम पैसे रिकवर करने के लिए उसको मारपीट कर रहे हो ना, यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो रहे तुम। ये दूसरा मेरा पॉइंट है, ये क्रिमिनल एक्ट अलग है। देखो, तुम इसको मारपीट कर रहे हो टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, समझिए ना तुम। देखो, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को किस लिए बीट किया कि उसे पैसे रिकवर करने। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बताओ पहले। क्या? कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। व्हाई? किस लिए कर रहे हैं ये काम? किस लिए कर रहे हैं? कॉन्ट्रेवेंट है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि मैं इसे बीट करूंगा 1 लाख रुपए निकालने के लिए, इज दिस द एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस? तो ये क्वेश्चन होगा। बोलो भाई, नहीं है समझ में? मैंने आपको, आपका क्या नाम है? मुस्तफा भाई, नाम अच्छा है आपका, बट मैं फर्ज कर लो एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ। मैंने आपको एक 2 लाख रुपए का ऑन क्रेडिट पे माल बेचा, ठीक है, बिक गया, क्लियर था, कोई ट्रांजेक्शन बंद नहीं। अब आप इतने शरीफ आदमी हो लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं हो, ठीक है। अब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मौजूद है जिसका नाम है अब्दुल रहमान, ठीक है। अब ये जो अब्दुल रहमान भाई साहब हैं,
इनको सिर्फ आपने 20,000 रुपये पकड़ाने और काम कर देना इन्होंने, ठीक है। मैंने अब्दुर्रहमान को बोला कि भाई मुस्तफा से बोलो पैसे दे दे, उसको थ्रेट करो, वरना कल आपकी जो है ना तैयारी पकड़ लें, फरिश्तों से मिलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने किसको दिया, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान को, कि भाई इनको क्या करो। अब मुझे ये बताओ, मैं तुमसे एक काम ये अब्दुर्रहमान से जो करवा रहा हूँ किस लिए करवा रहा हूँ, पैसे रिकवर करने के लिए। अब जरा समझना, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, मैं तुम्हें ऑन क्रेडिट माल भेजूंगा और तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे, यही कॉन्ट्रैक्ट था। ये दोनों चीजें प्रॉमिस थी, तो प्रॉमिस की परफॉर्मेंस होनी है, यही होना है, दोनों प्रॉमिस की। अगर मैं अब्दुर्रहमान को तुम्हारे पास भेजूं और बोलूं कि भाई तुम अपनी गाड़ी मुझे 10 लाख की गाड़ी 5 लाख में भेजो, तो ये क्या है, ये है क्या, कॉर्शन है, कॉर्शन है। लेकिन मैं तुम्हें इसको भेज किस लिए रहा हूं, परफॉर्मेंस की एग्जीक्यूशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए ही भेज रहा। तो ये जो डेफिनेशन है, ये दोनों काम किस लिए हो रहे हैं, परफॉर्मेंस की एग्जीक्यूशन के लिए हो रहे हैं। तो कॉर्शन क्रिमिनल एक्ट है, उसको साइड पे कर दो। किस लिए करवा रहा हूं ये काम, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए करा रहा हूं तो क्या है, और अगर एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए करा रहा हूं तो भाई क्रिमिनल एक्ट है। बट भाई कॉर्शन देखो, अब मैं और ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हूं इस एक्ट की वजह से, तो ही वर्डेबल होगा ना, वरना किस चीज पे वर्डेबिलिटी आएगी, वर्डेबिलिटी किस चीज पे आएगी, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। कोर्ट में जब जाओगे और बोलोगे कि भाई ये हुआ, तो कोर्ट कहेगी भाई किस चीज को वर्डेबल करूं, किसको करेंगे वर्डेबल, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं भाई, किसमें, तो 4 को तो बना हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, इसी की तो बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बना बेस्ड ऑन कॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट बना बेस्ड ऑन कॉर्शन, समझे नहीं ना। तुम बताओ कौन सी 4 रुपए से कौन सी एग्जांपल उठाऊं मैं, गवर्नमेंट ने कहा, अब जरा गौर से समझो, मैं तुम्हारा समझा रहा हूं भाई, अपने लीगल दिमाग को जरा ओपन कर लो, ठीक है, रोशनी लेकर आओ उसके अंदर। गवर्नमेंट मैं हूं, तुम कौन हो, नहीं वो वाली रोशनी नहीं है भाई, लाइट है, इनलाइटनमेंट, हाँ आप इंजीनियर हो, आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, ठीक है भाई, समझ लो, गौर से समझ लो, आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने आपको कहा ठीक है कांटेक्ट सही है, 2 मिलियन का कांटेक्ट मैंने किनको अवार्ड कर दिया, किसको अवार्ड कर दिया मैंने, अब्दुर्रहमान को 2 मिलियन का कांटेक्ट अवार्ड कर दिया, सही है, 2 वे कंसिडरेशन है, सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं है, क्लियर है। अब इन्होंने कुछ एडिशनल स्कोप पे काम किया मेरे एग्रीमेंट के साथ, तो इन्होंने कहा भाई 2 मिलियन तो ये है, लेकिन 2 लाख रुपए का एडिशनल काम हुआ है। मैंने इनको 2 मिलियन देने को तो तैयार था, लेकिन मैंने कहा 2 लाख मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने इनको एक प्रपोजल दिया कि भाई ये 2 लाख रुपए वेव कर दो तो मैं रिलीज करूंगा, ना पेमेंट खा जाऊंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। कहीं तुमने अब तक एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सुनो गौर से सुनना जरा, कहीं तुमने एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या कंसिडरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि कंसिडरेशन दोनों तरफ से मॉनिटरी होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जवाब दो। कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताओ, छोड़ो, अब देखो इधर उधर देख रहे हो, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एग्रीमेंट विदाउट प्रॉमिस टू डू, क्या डेफिनेशन, डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यही है ना डेफिनेशन। इस पे कहीं लिखा है पेमेंट और उसकी बात की गई थी, तो मैंने आपको ऑफर की कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट दे दूंगा 2 लाख, तुम वेव करो, तुमने प्रॉमिस किया कि मैं 2 लाख वेव कर दूंगा, 2 वे कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन तुमने क्या ये काम फ्री विल से किया, ये जो मेरा और तुम्हारा अरेंजमेंट हुआ ये कॉर्शन पे था, यही है ना। तो मैं कोर्ट में किस चीज के लिए गया, ये मेरी बड़ी पेमेंट, असल पेमेंट, मुझे जो 2 लाख रुपए वेव करने पे अग्रीमेंट मेरा हुआ था, ये मेरी फ्री विल पे नहीं हुआ था, किस पे हुआ था, कॉर्शन पे हुआ था। तो इस ये 2 लाख रुपए गवर्नमेंट से दिलवाए जाएं, 2 लाख वो तो दे दिए ना उसने, ओ भाई 2 मिलियन मिल गए तुम्हें, अब तुम कोर्ट गए किस लिए कि भाई ये 2 लाख रुपए मुझे दिलवाए जाएं, तो उसके लिए क्या एस्टेब्लिश करना था कि आपके ऊपर कॉर्शन हुआ है, कॉर्शन अप्लाई हो गया, तो आपके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या आ गया, वर्डेबिलिटी आ गई,
आप फिर बोलोगे ठीक है आइए मैं दूंगा, आप 2 लाख रुपए मुझे दो। बात क्लियर है? तो ये आपका एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए अरेंजमेंट हुआ था। बात क्लियर है? तो अगर आप एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए उन पे क्राइम करवा रहे हो, क्राइम तो है लेकिन क्या नहीं है, बोलो भाई क्या नहीं है, कॉर्शन नहीं है। तो एक कॉर्शन की डेफिनेशन में लिखा क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, क्या लिखा है पढ़ो भाई, विद द इंटेंशन, डब्बा देखो आखिरी डब्बा देखो कॉर्शन की डेफिनेशन का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मैंने ये काम किया है, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्शन। एंटर होने के लिए क्या ना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए क्या ना, यही सवाल है तुम्हारा। कॉन्ट्रैक्ट में देखो समझो इस चीज को, एक कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया, तुमने किया 2 मिलियन का, अभी इधर गवर्नमेंट का साइड पर, तो मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया 2 मिलियन का, तुमने कहा कि 2 मिलियन का काम कर दिया तुमने, फिर तुमने कुछ एडिशनल काम किया मेरी डिजायर पे, इसकी एग्रीमेंट नहीं होती, डिसाइड नहीं होती, ये वॉलंटरी किया नहीं वॉलंटरी नहीं किया, डिसाइड हुआ था मेरा, डिसाइड होता है कि ऊपर काम करेगा, हाँ ये काम करेगा, इसने काम कर लिया, इसने काम कर लिया, सुन लो भाई गौर से सुन लो, तुमने मेरे कहने पे वो 2 लाख का और एडिशनल काम कर लिया, तो तुम्हारे कितने रुपए देने थे मैंने, 2.2 देने थे। अब मैंने क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे 22 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने तुम्हें थ्रेट किया कि भाई ये 2 लाख रुपए जो एडिशनल काम किए मैं आपको क्या करूंगा, नहीं दूंगा, क्लियर है? और मैंने इसके लिए प्रपोजल क्या दिया तुम्हें, अगर 20 लाख रुपए चाहिए तो ले लो और 2 लाख वेव कर दो, मैं तुम्हें 20 लाख दे दूंगा, वरना 22 लाख नहीं दूंगा। तो मैंने तुम्हें ऑफर की, तुमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने 20 लाख रुपए तुमने फिर पकड़ लिए, ठीक है? तो मेरा और तुम्हारा क्या था, ऑफर थी, एक्सेप्टेंस थी, प्रॉमिस भी थे, तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर ये जो तुमने काम किया है ये क्या फ्री विल पे किया है, ठीक है? अगर फ्री विल पे किया होता तो फिर ये कॉर्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये काम फ्री विल पे तुमने नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्शन, क्योंकि तुम पे थ्रेट था किस चीज का, कि तुम्हारे 20 लाख रुपए भी रुक जाएंगे, बात समझ रही है? तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉर्शन। ये भाई अब समझ आ गई है, अभी कोई मसले मसाइल इसके अंदर। एग्जीक्यूशन की एग्जांपल ये है कि भाई मैंने आपको ऑन क्रेडिट पे 2 लाख रुपए का माल बेचा, तुमने वो पैसे नहीं दे रहे मुझे, ठीक है? मैंने अब्दुल रहमान को बोला इनको थ्रेट करो कि पैसे दे दो वरना तुम जान से जाओगे, ठीक है? इन्होंने थ्रेट कर दिया। गौर से सुनना भाई आगे वाले हजरत, किसको थ्रेट किया है, तुम्हें थ्रेट किया ना, पार्टी तुम ही हो। ये किस चीज के लिए थ्रेट करने आया तुम्हें, उस कॉन्ट्रैक्ट की, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, नहीं हो रहे ना? तो ये जो काम तुम ये जो कर रहे हैं काम, ये एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए नहीं कर रहा। तो ये क्राइम है, लेकिन कॉर्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना जरूरी है। यानी कि आप जो क्राइम कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, तो एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम्हें थ्रेट कर रहा हूँ ना। क्राइम है, तमाम चीजें अलग है, लेकिन क्या मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर नहीं हुआ। अब कोर्ट में अगर तुम जाओगे कि मुझे थ्रेट किया गया है पैसे देने के लिए, तो कोर्ट तुम्हें किस चीज का वॉलबिलिटी देगी कि पैसे नहीं दो, ऐसा हो नहीं सकता ना भाई। बात क्लियर है? तो ये जरा समझने वाली बात है। यहाँ तक क्लियर हो भाई, आगे चले। मतलब दोबारा रेयान, हाँ भाई देखो, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में लीगली क्या फर्क है कि एग्रीमेंट आपके सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होते, ठीक है? जब नॉर्मल टर्म हम बात करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे हम
सेम चीज नजर आती है, वहां पे हम टर्म यूज कर सकते हैं। बट अगर तुमसे को पूछे कि क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम है, नहीं सेम नहीं है। देयर आर द न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स व्हिच आर वॉइड। क्यों वॉइड है? क्योंकि उनके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तुम मेरे साथ गाड़ी का एग्रीमेंट करते हो, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हें ग्रोसरी बेचता हूँ, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, सिंगल प्रॉमिस कि मैं तुम्हें डोनेशन दूंगा और नहीं देता, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ वन वे कंसिडरेशन। एग्रीमेंट विद माइनर इज, बोलो भाई, इज वॉइड। ये एग्रीमेंट है लेकिन वॉइड है, इसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, बड़ा टाइम लगा दिया तुमने एक मासूम से कॉन्सेप्ट को समझने में, कॉर्शन के। अच्छा आगे चलें। अच्छा, कुछ स्पेशल केस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सुसाइड करना हराम, थ्रेट टू सुसाइड। अगर एक हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ ले, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ आमी राजू वर्सेस शिशमा। In this case, a person, through a threat to commit suicide, induced his wife and son to execute a release deed in favor of his brother in respect of the property. ठीक है भाई, समझ आई? एक हजरत ने अपने बच्चे और बीवी को थ्रेट किया। किस चीज का थ्रेट किया? कि प्रॉपर्टी इसके भाई के नाम पे एग्जीक्यूट कर दें, वरना जहर खा के क्या करूंगा? मर जाऊंगा। ठीक है ना? अब आजकल का जमाना तो है नहीं कि बेगम बोली कि एक काम करे, जाए भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी, आप जो करना करते हैं। बल्कि कहेगी अगर आपको जहर चाहिए तो मार्केट, ये वाली मार्केट से मंगा देती हूँ। ठीक है, बट शरीफों का जमाना था। ठीक है, तो शरीफों का जमाने में मियाँ और जो बीवी थी और बच्चे थे बेचारे डर गए, और उन्होंने क्या किया? कर दिया वो काम जो अब्बा जी कह रहे थे। द ट्रांजैक्शन, जब अब्बा जी अपने होशाबाद में आ गए तो उन्होंने उस भाई पे केस फाइल कर दिया। किस चीज का केस फाइल किया? कि भाई ये जो काम किया गया है ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी, ये कैसे किया गया? कॉर्शन अप्लाई हुआ है, हमें थ्रेट दी गई थी। अब जरा गौर से सुनना, ये कोर्ट का डिसीजन है, एग्जाम्पल नहीं है। द ट्रांजैक्शन वाज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉर्शन। द कोर्ट हेल्ड that though a threat to commit suicide is not punishable under the Indian Penal Code, it is deemed to be forbidden that court. उन्होंने कहा कि भाई देखो, सुसाइड करना तो थ्रेट है, वो क्या कहते हैं, क्राइम है, लेकिन उसकी थ्रेट करना क्राइम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सुसाइड करके तुम बच गए तो तुम्हें सजा होगी। ठीक है ना? तो कोई सुसाइड करना, अपनी जान देना, लेकिन सुसाइड में जरूरी, देखो सुसाइड में तुम डेड शॉट थोड़ी हो तो तुम मर जाओगे। तुमने छलांग लगाई और पानी दादा बच गए, तुम निकल गए। ठीक है, समझ रहे हो? तो सुसाइड का एक्ट कर लेना, एक्ट की एग्जीक्यूशन कर लेना क्या है? क्राइम है। क्या करें भाई? देखो, अगर गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट करना चाहे कर सकती है कि भाई आपको पनिशेबल है, इट्स अ पनिशेबल थिंग। लेकिन थ्रेट करना कि अगर ये काम नहीं किया तो बस मेरी जिंदगी गई, इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन केसेस के अंदर थ्रेट करना भी क्या है? कॉर्शन है। बात समझो इसको। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज किसकी? अब ये चेन क्या चली थी ये मुझे इतनी डिटेल नहीं पता। क्या करना चाहिए था? क्या चीज? ये साजिश थी, ये मुदाखलत थी, ऐसा? हाँ, बस ये ध्यान में रखना। देखो, लॉ याद रखना है, वो क्या है? थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज अ कॉर्शन। ठीक है, थ्रेट टू फाइल अ सूट इज नॉट फॉरबिडन अंडर पाकिस्तान पीनल कोड अनलेस फाइलिंग अ सूट ऑन फॉल्स चार्जेस। अब जरा इसको हाईलाइट कर लो। अगर आप किसी को ये थ्रेट करते हो कि मैं आप पे केस फाइल कर दूंगा और वो जेन्युइन केस है, तो वो कॉर्शन, बोलो भाई, नहीं है। लेकिन अगर फॉल्स चार्जेस पे केस फाइल करने की बात करते हो, क्या मतलब हुआ? मैं इन्फ्लुएंशियल पर्सन हूं, आपका नाम क्या है? फुरकान। मैं आपको थ्रेट करता हूं कि मैं आप पे मंशियात का केस डाल दूंगा। ठीक है,
तो ये मंशियात का केस जानने का थ्रेड कर रहा हूँ और आपको पता है कि मैं मेरे पीछे बैकिंग है 4-5 MNAs की है, तो आप और अगर आपको भी मैं क्यों डाल रहा हूँ आप पे केस का थ्रेड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, तो ये क्या है थ्रेड करना, ये कॉर्शन है क्योंकि ये फॉल्स चार्ज है। लेकिन आपसे मैंने पैसे लेने हैं, रिकवर करने हैं 2 लाख रुपए, आप ये पैसे नहीं दे रहे, मैं तुम्हें थ्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, केस कर दूंगा, तो ये क्या कॉर्शन होगा? रिकवरी के लिए थ्रेड करना कॉर्शन नहीं होगा, रिकवरी के लिए थ्रेड करना, ठीक है, ये कॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। थ्रेड कर रहा हूँ बट जो थ्रेड कर रहा हूँ जिस केस को फाइल करने के लिए वो लीगल केस है, अनलॉफुल केस नहीं है, सही है, समझे? मैं यही तो समझा रहा हूँ, केस करना क्राइम नहीं है, तो ये कॉर्शन भी नहीं है। कब कॉर्शन है? या फॉल्स चार्जेस पे करोगे तो कॉर्शन है, समझो इस चीज को। वो तो फिर भाई देखो, तुम्हें प्रिंसिपल आज बता दिया मैंने, तुम्हें प्रिंसिपल बता दिया कि फॉल्स चार्जेस अगर प्रूव हो गया कि चार्जेस क्या थे फॉल्स से, तो इसका मतलब है कि इनके अवॉइडेबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर ये प्रूव हो गया कि ये फॉल्स चार्जेस नहीं थे तो इनके अवॉइडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं होगा, कि कॉर्शन अप्लाई इसका मतलब नहीं किया, ठीक है। तो सम अप कर लूं मैं, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए देखो 2 अलग अलग चीजें, फिर तुम चलेगा उसी के अंदर। ये वो तो एक्ट था, मैं थ्रेड की बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड नहीं कर सकते ना भाई, क्या मतलब क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते, थ्रेड क्रिमिनल एक्ट थोड़ी है। देखो 2 अलग चीजें, समझ लो इसको। फुरकान सुन लो ना, फुरकान जो है मुझे पैसे नहीं दे रहा, मैं उसे थ्रेड कर रहा हूँ कि बेटा पैसे दे दो वरना कल मेरा वकील तैयार है, कोर्ट में केस डाल देंगे। इज इट अ क्राइम? इज इट अ कॉर्शन? नो। इज इट अ थ्रेड? यस। बट क्या किस चीज के लिए थ्रेड है? थ्रेड टू फाइल सूट इज अ नॉर्मल लीगल थिंग, बट अगर मैं इनको थ्रेड कर रहा हूँ कि बेटा पैसे दे दो वरना कल मेरा बंदा बोरी तैयार कर रहा है तुम्हारी, ये तो क्राइम है, ये क्राइम है। थ्रेड ऑब्वियस है ना। अगर तुम पे सूट फाइल करने के लिए कोर्ट में जा रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे, देखो अभी तक हम अभी इंटरनल बात कर रहे हैं, हमारे दरमियान 2 लोग बात कर रहे हैं, तुम ये काम कर लो वरना कल से मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। क्या ये गलत काम है? नहीं, कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। तो मैं सम अप कर दूं क्या क्या थ्रेट होता है, क्या क्या नहीं होता। कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तानी लॉ क्या होता है? बोलो भाई, कॉर्शन। अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटनिंग टू प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? कॉर्शन। 2 चीजें समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन इसमें? थ्रेट टू कमिट सुसाइड कॉर्शन है, थ्रेट टू फाइल सूट, थ्रेट टू फाइल सूट मुस्तफा, थ्रेट टू फाइल सूट ऑन फॉल्स चार्जेस, ठीक है। स्कोप समझ आ गया भाई? ये लेस डाउन कर लो अपने पास, ठीक है, इसमें तो भूलना कुछ नहीं है। अच्छा भाई, अब जरा कुछ इससे रिलेटेड दूसरे मैटर पढ़ते हैं। प्लेस ऑफ अप्लाइंग कॉर्शन, ये कॉर्शन कहाँ अप्लाई होगा तो कॉर्शन होगा और कहाँ अप्लाई होगा तो कॉर्शन नहीं होगा। इट इज इममटीरियल, इट इज इममटीरियल, पेज नंबर 2, whether the Pakistan Penal Code is or is not enforced in the place where the caution is employed। ये चीज इररिस्पेक्टिव है कि भाई कॉर्शन के लिए जो आप थ्रेड कर रहे हो या आप अप्लाई कर रहे हो या किस मुल्क में कर रहे हो। आप पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका बेटा कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। सही मुल्क में जाओ ना, जाके एग्जाम्पल करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कराची वालों को कनेक्शन जाके कहाँ मिलता है? एक लंदन में मिलता है और दूसरा कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। आपका बेटा तालीम हासिल करने कहाँ गया हुआ है? साउथ अफ्रीका। तो कराची में बैठ के एक हजरत आपको थ्रेट दे रहे हैं, किस चीज के लिए थ्रेट दे रहे हैं? कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ वरना आपका जब बच्चा साउथ अफ्रीका में है उसको हम मर्डर कर देंगे। क्या ये कॉर्शन है? बोलो भाई, ये कॉर्शन है। क्यों? इट इज इममटीरियल वेयर द कॉर्शन इज अप्लाइड। इट इज, लिख लो, इममटीरियल को हाईलाइट करो, इट इज इममटीरियल वेयर द कॉर्शन इज अप्लाइड। आपका कॉर्शन कहां अप्लाई हो रहा है इसको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कराची के अंदर हो रहा है, दुबई में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, XYZ कहीं भी हो रहा है। कॉर्शन के लिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई होगा तो कॉर्शन ही कहलाएगा। क्लियर है?
क्रिमिनल केस वहां चलेगा, इस कोर्ट की वर्डिबिलिटी का कोर्ट यहीं चलेगा, ये समझ लो। क्रिमिनल केस कहाँ चलेगा? जो सिविल केस है कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिबिलिटी का वो कहाँ चलेगा? पाकिस्तान में। क्लियर है? पेनल्टी करने वाला, पीनल कोड का मतलब है जिसपे पेनल्टी लगाई जाए। पाकिस्तान पीनल पनिशमेंट्स इसमें होती हैं, क्राइम और उसकी पनिशमेंट्स। A on board an English ship on the high seas caused B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code. A afterwards sued B for breach of contract in Karachi. A has applied caution although his act is not an offence by the law of England, and although Section 506 of the Pakistan was not enforced at the time when or place where the act of the has been done. क्या मतलब हुआ कि भाई आपने एक शिप अप्लाई खरीदा, एक शिप क्या किया आपने, उसके ऊपर ऑन बोर्ड हुए और उसके ऊपर एक एक्ट किया जो कि क्या कहलाता था? कॉशन था। कहाँ कॉशन था? पाकिस्तान के अंदर। एक ऐसा क्राइम जो पाकिस्तान में क्या था? क्राइम है, बट बाहर मुल्क में वो क्राइम नहीं है। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल दी गई है कि वो ऐसा क्राइम था कि जो इंग्लैंड में तो क्राइम नहीं था बट पाकिस्तान में क्राइम था। तो लॉ जो कॉशन का अप्लाई होता है वो किस कॉन्टेक्ट के रेफरेंस अप्लाई होगा? किस कॉन्टेक्ट के रेफरेंस अप्लाई होगा? कॉन्टेक्ट कहाँ पे बने? सुन लो जरा, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बने? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पीनल कोड में जो चीज क्राइम डिफाइन हो गई है वो कंसीडर की जाएगी, बाहर मुल्क के नहीं कंसीडर की जाएगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में हुआ है तो उस मुल्क के कानून अप्लाई होंगे। देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन कहाँ होनी है? और से सुन लो, यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट बनना है, थ्रेट पाकिस्तान में आपके किसी रेजिडेंट को दी जाती है। क्रिमिनल एक्ट तो पाकिस्तान में भी हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन कहाँ होनी है? तो सिविल कोड कौन सी इन्वॉल्व होगी? पाकिस्तान की सिविल कोड। तो आपको ऑप्शन दे दे वर्डिबिलिटी है, क्या फर्क पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? तो क्या होगा? देखो समझ लो मेरे भाई, एक चीज जहन में बिठा लो। भाई ने एग्जांपल दी कि भाई कॉर्शन अप्लाई जिस वक्त किया गया, कॉन्ट्रैक्ट का एंटर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कहाँ हुआ? फ्लाइट में हुआ। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन कहाँ होनी है? अब ये थोड़ी करना है कि जो काम करना है सारे उल्टे सीधे काम वो जहाज में ही करने। वो भी पाकिस्तान, तुम अगर जहाज में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करते हो प्रॉपर्टी का कराची की, तो किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ये तो नहीं कहना कि वो प्रॉपर्टी भी बादल भेज दिए मैंने, तो इसने उसको बादल भेज दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। ठीक है भाई, ये जितने आपके अंदर के जज्बात है ना, मैं इसका एहतराम जरूर कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर बोलूंगा एग्जाम से नहीं लिंक करें। ठीक है ना, एग्जाम से जो लिंक करता है उसको फोकस करो। कॉन्ट्रैक्ट का जहां होगा वहां पे देखा जाएगा वर्डिबिलिटी का ऑप्शन। नंबर 2, इट इज इमटेरियल वेदर वेयर कॉशन इज अप्लाइड। बात क्लियर है? मैं तुम्हें पेजर करता हूं जहाज में बैठ के कि भाई इस जहाज को हम क्या कहते हैं जमीन पे गिरा देंगे अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। ये हो सकता है, तो क्या कॉशन होगा? जी बिल्कुल कॉशन होगा, क्योंकि इट इज इमटेरियल। आप चाहे हवा में है, इंटरनेशनल स्पेस में, इररिस्पेक्टिव, आप पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन कॉशन अप्लाई हुआ है किस चीज के लिए? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, हु एक्सरसाइज कॉशन। अच्छा, कॉशन अप्लाई कौन करेगा? ए हैज एम्प्लॉयड, नहीं सॉरी, कॉशन में बी एक्सरसाइज फ्रॉम एनी पर्सन and may be directed against any person who is even not a party to the contract. Amir threatened to kill Salma, Basid's daughter, if Basid refuses to sell his house to him. Basid agreed to sell his house. Here Basid's contract has been obtained by caution through, though Salma is not a party to the contract. ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, क्लियर है बात? देखो यहाँ क्या हो रहा है, अमीर threatened to kill Salma. Salma कौन है? कौन है? कौन? बासित की बेटी है भाई, अब्दुल बासित भाई की। बासित पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट है। इफ बासित रिफ्यूजेड टू सेल हिज हाउस टू हिम, अमीर और बासित का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और सलमा कौन है? बासित की बेटी। और उसने क्या थ्रेट दी कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना क्या करूंगा मैं, सलमा का काम हो जाएगा। बासित कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय
कॉर्शन दो सलमा इज नॉट अ पार्टी। तो यानी जरूरी नहीं कि कॉर्शन जिस पार्टी से आप अप्लाई करो उसी के ऊपर अप्लाई करोगे, उसके अलावा भी हो सकता है। आसिफ threatened to kill बाबर if बाबर refuses to sell his house to सलमान। अब दूसरी बात की गई, देखो एक चीज ये बताई गई कि जिस पार्टी से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि उस पर कॉर्शन अप्लाई करूँ, उसके किसी फैमिली मेंबर में भी कॉर्शन अप्लाई कर सकता हूँ। अब दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि कौन अप्लाई करेगा, क्या मैं खुद कॉर्शन अप्लाई करूंगा या कोई और कर सकता है? मैं अब्दुल रहमान को भेज सकता हूँ, तो अब्दुल रहमान पार्टी का कॉन्टेक्ट है? थर्ड पार्टी है। आसिफ threatened to kill Babar if Babar refuses to sell his house to Salman. Babar agreed to sell his house. Here Babar consent is obtained by caution, though Asif is not a party to the contract. तो जिस पे कॉर्शन अप्लाई हो रहा है और जो कॉर्शन अप्लाई कर रहा है, दोनों पार्टियां जरूरी नहीं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो। ये लिख लो अपने पास, जिस पे कॉर्शन अप्लाई हो रहा है और जो कॉर्शन अप्लाई कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो, ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कोई हो सकते हैं। कॉर्शन थर्ड पार्टी अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्शन थर्ड पार्टी पे भी अप्लाई। बिल्कुल। द क्लास 5 मिनट पहले तो करते हैं कॉर्शन की क्लास 15 मिनट पहले कर देंगे, फिक्र ना करें आप, ठीक है? आप चाहिए अभी तो नहीं, आप देखो फ्री होना शुरू हुआ है सर, अभी कर रहे हैं। बयान क्या बोला था तुमने? ये थर्ड पार्टी दोबारा बोलो। भाई ये पॉइंट ये है कि कॉर्शन कैन बी अप्लाइड टू थर्ड पार्टी कैन अप्लाई अ कॉर्शन टू द पार्टी, ठीक है? तो आपकी दोनों किसी पे भी आ सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्ज कर लो अब रेहान की एक BMW है, अब अब्दुल रहमान इनको थ्रेट कर रहा है कि भाई ये BMW दे दो और शरियात, वरना सर शरियात की मैं मर्डर कर दूंगा। नहीं करेगा ना, तो कॉर्शन जिस पे अप्लाई हो रहा है वो क्लोज लिंक तो हो सकता है लेकिन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पार्टी, ठीक है? क्लियर है? जहां तक क्लियर हो भाई? क्या चीज? दोबारा बोलो भाई। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है, फर्ज कर लो, क्या है प्रॉपर्टी तुम्हारी? ओ भाई बातें नहीं, हाँ मोबाइल है। मैं तुम्हें कहूँगा ये मोबाइल मुझे 1000 रुपये में भेज दो, ठीक है? वरना मैं रेहान को मर्डर कर दूंगा, तुम भेज दोगे? रेहान को मर्डर कर दो, नहीं बेचोगे ना, क्योंकि तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं। कहेगा ठीक है भाई करके आ जाए, मेरा कोई मसला नहीं है। ऐसी होता है ना, जब तक तुम्हारा क्लोज लिंक नहीं हो आप कैसे चलोगे उसमें? अच्छा भाई, इफेक्ट क्या होते हैं कॉर्शन के? An agreement is voidable at the option of aggrieved party. The party rescinding a voidable contract shall, if he has received any benefit from another party, restore such benefit, that is restitution. इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, रेस्टिट्यूशन वाला। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को अंडर कॉर्शन बेची। ए ने क्या किया? अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेची। किसको? बी को। कॉर्शन अप्लाई है ना, कॉर्शन प्रूव हो गया, ठीक है? अब कोर्ट ने कहा कि भाई बी को कि ये प्रॉपर्टी किसको वापस करो? ए को। तो ए क्या करेगा? ये प्रॉपर्टी तो ले लेगा, ए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई? बोलो भाई, इधर देखो, इधर भाई आप जज्बाती रूहानी तौर पे इधर होंगे मेरे पास, ठीक है? इस वक्त किसी पार्क में नहीं बैठने जाके, ऐसी शदीद गर्मी है, ठीक है? ए ने बी को अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने में बेची? अबे 10 लाख लिखा है यहाँ पे, देख लो यार क्या हो गया तुम लोगों को। ऐसा ना करो यार, मुस्तफा क्या लिखा है? 10 लाख में बेची। प्रूव हो गया कि बी ने क्या अप्लाई किया है? कॉर्शन अप्लाई किया है। अब ये बी है, ये प्रॉपर्टी वापस करेगा?
भाई कॉशन प्रूव हो गया तो करेगा। बी क्या करेगा? प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा। करेगा नहीं करेगा भाई? बोल लो जल्दी से। ए के पास, ए ने प्रॉपर्टी रख ली, अब क्या कोई और ऑब्लिगेशन है क्या? ए ने 1 मिलियन की क्या करनी है? रेस्टिट्यूशन। लिख लो भैया अपने पास। ऐसा नहीं है कि 10 लाख भी आ गए प्रॉपर्टी भी आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये वापस करने पैसे। हाँ नहीं तो फिर आप ये ऐसे प्रॉपर्टी फ्री फंड में तो नहीं देगा ना, फिर कोर्ट। रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगी तो फिर प्रॉपर्टी आप कोई ना कोई, आप लोन लेके दो, कुछ भी करो, आप पैसे तो दोगे ना। देखो कोर्ट नाइंसाफी तो नहीं कर सकती ना कि तुम्हें प्रॉपर्टी भी दे दे और सर्विस दिए। मतलब सर्विस का तो ताल्लुक ही नहीं है ना यहाँ पे। सर्विस कैसे मतलब? एग्जाम्पल बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी के बीच में सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी पार्टी का सोल्यूशन पैसे उसने ना, 1 मिनट भाई बातें नहीं करना। हाँ उसने ना क्वेश्चन अप्लाई किया ना सर्विस ली। सर्विस समझ, देखो ए ने बी को सर्विस दी, किस चीज के लिए? कोई भी सर्विस दी, चलो बी ने क्या देना? उसके पैसे देने ना, ठीक है। अब इस सिनेरियो को सही समझ गए? इसको मिटा दूं, ये समझ गया भाई? ठीक है। पहले नॉर्मल केस समझ गए, रेस्टिट्यूशन होगी, ये क्लियर है। अब ए ने बी ने ए को थ्रेट की तो कहा प्रॉपर्टी भेज दो। कितने की? 10 लाख की। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। 10 लाख में भेज दी। कोर्ट में प्रूव हो गया बी ने क्या अप्लाई किया है? कॉशन अप्लाई किया है। बी ए को प्रॉपर्टी वापस करेगा। क्लियर? तो ए ने 10 लाख रुपए देने। यहाँ तक क्लियर हो भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, यहाँ तक तो कोई नहीं है। अब आ जाए जरा कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे कुछ हजरत एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं कि यार ये कैसे होगा। अब बताइए। हाँ जी, ए ने बी को सर्विस दी, ठीक है। ए बी को सर्विस देने के लिए थ्रू कॉशन तैयार हुआ, ऐसी, ठीक है। सर्विस की वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा जी, कॉशन की एग्जाम्पल दो कि कॉशन क्या अप्लाई हुआ इसके ऊपर। हाँ, ये एक्टर है, ये डायरेक्टर है। अच्छा, कॉर्शन का सिनेरियो क्या है? बोलो ना, बोलो भाई, जल्दी बोलो। कॉर्शन का सिनेरियो क्या है? अगली फिल्म नहीं मिलेगी अगर तुम ये मुझे क्या करो। पूछ रहा हूँ ना, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या बनाएंगे, कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ इसके अंदर। देखो, डायरेक्टर ने एक्टर को बोला कि तुम्हारे 5 लाख रुपए मेरी तरफ बनते हैं, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अगली फिल्म जब दूंगा जब ये 5 लाख तुम्हें मुझे वेव कर दोगे, ठीक है ना। 5 लाख रुपए डायरेक्टर ने किसको देने? एक्टर को देने, ठीक है। ये बात क्लियर है? यही क्वेश्चन बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अनलॉफुल डिटेंशन हो गई, यही हुई। अब क्वेश्चन आपका अप्रूव हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया, क्लियर है। तो बी ने ए को क्या देना है? नहीं, 5 लाख रुपए देने भाई 5 लाख रुपए बी ए को देगा, क्लियर है। इस कॉन्ट्रैक्ट जो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो मूवी दी गई है, ठीक है, ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये होगा कि बी ए के साथ मूवी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है ना। ये एक डिपेंड करेगा बी के ऊपर कि भाई वो करना चाहते नहीं करना चाहते। अब ये देखो, कोर्ट ये बाउंड नहीं कर सकती कि भाई ये भी कर दो, 5 लाख रुपए दिलवा देगी ना, ये रेमेडी है। अब अगली मूवी के दरमियान इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन देखी जाएगी, क्लियर है, बात समझ आ रही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कोर्ट कहे कि भाई आप मूवी भी इसको लाजमी रखना है और 5 लाख रुपए भी देंगे,
कोर्ट में आपने केस किस चीज के लिए किया था? अक्लमंदी क्या है, पहले आप मूवी एग्जीक्यूट करो, समझो अक्लमंदी क्या है, पहले अगर मूवी साइनिंग करते ही एग्रीमेंट आपने केस फाइल कर दिया तो खतरनाक बात है, पहले आप मूवी कर लो, इसके पैसे आ जाएंगे आपके पास, फिर करोगे यहाँ केस फाइल। वो तो फिर आप जैसे एक्टर होंगे तो बेटा कुछ भी नहीं चलेगा। फिर नॉर्मल मूवी से काम नहीं चलेगा। चलो अच्छा भाई, रेस्टिट्यूशन समझ आ रही है भाइयों? मुस्तफा, रेस्टिट्यूशन समझ आ गई? A person to whom money has been paid or anything delivered under caution must repay or return it। ठीक है भाई, आपने रिटर्न करने हैं वो चीज, आप लेके नहीं बैठ सकते। क्लियर है? बात समझ आ रही है? चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रूफ किसने करना होगा? अग्रीड पार्टी को प्रूफ करना होगा। बर्डन टू प्रूफ क्वेश्चन लाइज ऑन द पर्सन अलीजिंग इट। अलीजिंग इट का क्या मतलब है? जिसने कहा कि मेरे ऊपर क्वेश्चन अप्लाई हुआ। एग्जाम्पल पढ़ो फटाफट। जो इल्जाम लगा रहे हैं, जल्दी बताओ भाई। ड्यूरेस ही एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग टर्म है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह अप्लाई होगा ना। क्या हुआ इसमें? प्रूफ कर पाया वो नहीं कर पाया? ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि जो इल्जाम लगाएगा वो प्रूफ ही है। हाँ, मिशा शफी ज्यादा केस था। देखो, इल्जाम लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जजमेंट के यार ये तो शक्ल से मासूम लग रहा है, सच ही बोल रहा होगा। कहते हैं भाई साहब बैठे हुए, वो पीछे बैठे हुए हजरत मासूम से मुस्कुराते रहते हैं, इनकी शक्ल देख के लगेगा यार जो कह रहे हैं सच ही कहेंगे, लेकिन बाद में आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आई कि बस काम हो गया इनका। ठीक है ना? तो आप जरूरी नहीं कि हर चीज जो इल्जाम लगेगा, मैंने अगर क्वेश्चन का इल्जाम लगाया है, जरूरी नहीं हर बार क्या हो, सच हो सकता है ये फॉल्स क्लेम हो। ठीक है, तो कोर्ट में प्रूफ करना किसका काम है? क्वेश्चन। बोलो भाई, एग्री पार्टी। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो? आगे चलें। अनड्यू इन्फ्लुएंस, हमने क्या पढ़ लिया अब तक भाई? क्वेश्चन। अब पढ़ रहे हैं हम बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है ये भी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, आपके ऊपर एक मॉरल प्रेशर डाल के काम कराया जा रहा है। ठीक है, ब्लैकमेल इज डिफरेंट। ठीक है, अच्छा भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन पढ़ लें। फुरकान सही है? यहां तक क्वेश्चन सही है? समझ आ रहे हैं? ठीक है, a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the party in the position to dominate the will of the other। यानी कि आपके रिलेशन ऐसे हैं कि एक पार्टी डोमिनेट करने की पोजीशन में है दूसरी पार्टी को। ठीक है, and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। और इस एडवांटेज को यूज करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है। बात क्लियर हुई? क्या बात की हमने? देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है क्वेश्चन से। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज बेसिकली आप दो पार्टी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिनके दरमियान रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है, नंबर वन, और वो इस डोमिनेशन को यूज करे टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल सारी आएंगी अभी हमारे पास। वो इसको यूज करे टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए।
दिस इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आते हैं सब आएंगे ना, शुरू की डेफिनेशन शुरू की। पहले कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या हुआ? दो पार्टीज जिनके दरमियान ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पार्टी डोमिनेंट है, दूसरी पार्टी वीकर है, और डोमिनेंट पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है टू गेट अ अनफेयर एडवांटेज इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? याद रहेगी ये डेफिनेशन। ठीक है, देखो वर्डिंग हमें थोड़ी थोड़ी अपने बात ध्यान में रखनी है, बेशक रट्टा लगाओ नहीं लगाओ, बट क्वेश्चन अगर पूछा तो ये नहीं है सर याद करनी चाहिए भाई। कमिट और थ्रेट टू कमिट एनी एक्ट अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेट टू डिटेन। ठीक है, प्रॉपर्टी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो वर्डिंग है ना, ये 4-5 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। जब मैं पूछूं कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये तीन डज एब्सटेन और तीन चीजें इज कॉल्ड कंसिडरेशन। पॉइंट ये है कि भाई ये आपको की कंपोनेंट्स डेफिनेशन के पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में कौन से की कंपोनेंट है? रिलेशन बिटवीन द पार्टीज is in a position that one person is in a position to dominate the will of other person, ठीक है, and uses that position to get an unfair advantage in the contract। दो components हो गए आपके। क्लियर है? Presumption of undue influence in particulars and without prejudice to the generality of the following principles। ध्यान रखना है, तवज्जो रखनी है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं मैं। मतलब ये कि जो आपने जनरल अभी डेफिनेशन पढ़ी है ना, जनरल डेफिनेशन, इसको आप जहन में रखें, लेकिन इसके साथ साथ विदाउट प्रेजुडिस ऑफ द जनरलिटी ऑफ द, ये एक जनरल फिनोमेना बताया ना, रिलेशन किसी का भी किसी तरह हो सकता है। विदाउट प्रेजुडिस टू दिस अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर इन दीज थ्री रिलेशनशिप। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। किन रिलेशन में प्रिज्यूम करेगी कोर्ट? किन रिलेशन में कोर्ट क्या करेगी? प्रिज्यूम करेगी। किस चीज का प्रिजम्पशन है भाई? कि अगर ये रिलेशन होंगे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के चांसेस होंगे। नींद आ गई भाइयों को? अब ब्रेक तो नहीं दे सकते भाई, क्योंकि 4:15 पे क्लास खत्म करनी है। फुरकान, किन 3 रिलेशन में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किए जाएंगे? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। किन रिलेशन में किए जाएंगे? पहला भाइयों गौर से पढ़ना है, रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी। अगर कोई रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी है तो प्रिज्यूम क्या किया जाएगा? सबकी एग्जांपल लेनी चाहेंगी, टेंशन नहीं लेनी है। अगर रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। फिड्यूशरी रिलेशनशिप, आपके फिड्यूशरी रिलेशनशिप होंगे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। क्या होते हैं सब पढ़ने भाई, सब कोई चीज रहेगी नहीं। तीसरी चीज क्या है? वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली इफेक्ट। ऐसा बंदा जिसकी कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी वीक है, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो 3 रिलेशन है। पहला कौन सा है? रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप और मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ वीकर पर्सन। ठीक है, 3 रिलेशन हैं जिनके अंदर प्रिज्यूम करेगी कोर्ट। ठीक है, अब इन रिलेशन की तरह एग्जांपल पढ़ लें। तो वर्डेबल होगा ना, सॉरी नहीं देखो, 2 अलग चीज है। अनसाउंड माइंड अलग चीज है, वीकर मेंटल कैपेसिटी अलग चीज है। ठीक है, अच्छा अब जरा ये 3 चीजें पढ़ तो लिए, ये होंगे कब? कौन से रिलेशन ऐसे हैं जिसमें रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी देखी जा सकती है? अब जरा देखें और पढ़ के बताएं वाकई में लग रहा है। देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी इन एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स ऑफिसर। कमिश्नर साहब आपको बोल रहे हैं कि यार ये अब्दुल रहमान साहब, ये आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे भी यही नीड है। ठीक है ना, टैक्स रिटर्न मेरे पास है, आपको ऑडिट के लिए आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको थ्रेट नहीं किया कि मैं आपकी लायबिलिटी उल्टी सीधी निकाल दूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। बट आपके बैक ऑफ द माइंड क्या है? आपके बैक ऑफ द माइंड क्या होगा कि भाई इनके साथ में अपने रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकता, तो वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं। टैक्स ऑफिसर आपको डोमिनेट कर सकता है कि भाई आप ये गाड़ी मुझे भेज दें। ठीक है,
और आप बेचने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या है कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये इसकी एक अथॉरिटी मौजूद है, ठीक है ना, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इसके दरमियान रियल अथॉरिटी है, लग रहा है ना, अथॉरिटी है ना, एक पार्टी डोमिनेट कर सकती है दूसरे को। कौन सी पार्टी डोमिनेट कर सकती है? पुलिस ऑफिसर दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकता है। तीसरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में होता है, वो अपने एम्प्लॉय को डोमिनेट कर सकता है। भाई थ्रेड ये कर सकता है कि वो आपकी सैलरी के अंदर कोई प्लस माइनस करना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अमेंड करना चाह रहा है, ठीक है, या कोई आपका जो लीगल प्रॉपर क्लेम है वो आपको देना नहीं चाह रहा, आपका WPPA बंदा नहीं देना चाह रहा आपको, आपसे साइन ले रहे हैं, आपको पता है कि अगर इसको साइन नहीं करेंगे तो अथॉरिटी है ना उसकी, तो रियल अथॉरिटी नजर आ रही है उसकी, तो उसके साथ आप अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है, और उसमें आपकी विल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक्सप्लेनेशन आएगी, सारी डेफिनेशन वो एग्जांपल आएंगी, पहले रिलेशन समझ लो। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड, टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर। नहीं, देखो अगर आपका बिजनेस मेजॉरिटी बिजनेस डिपेंडेंट है किसी एक पे, उसमें इन्फ्लुएंस आ सकता है। मतलब आपके बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, आपके पूरे बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी मेरे ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ आपको दैट देयर एंड इन्फ्लुएंस कैन कम। बट अगर एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ, तो तुम किस चीज़ का भाई, तुम नहीं दोगे, ये देंगे। लेकिन वो हम देखिए किस्म का अनबिल्ड फॉर एग्जांपल कुछ भी करवा सकते हैं, तो बोले में पैसे बढ़ा, लेकिन हमें पता हमारी प्रॉपर्टीज के पास आती 50% हो गई है, नहीं तुम तो उस पर केस फाइल कर सकते हो ना। देखो ओपन है ना, कोर्ट में जाएगा ये कर। आप देखो इन्फ्लुएंस के लिए समझ लो कि भाई अगर एक नॉर्मल केस है तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, वो आपको वो तो नहीं कर सकता ना। ये कहाँ आएगा? फर्ज कर लो तुम अपनी सप्लाई करते हो, तुम्हारी फैक्ट्री की सप्लाई है, 1 लाख पैकेट बना के बेचते हो तुम किसी भी चीज़ के, उस 1 लाख पैकेट में से 95,000 पैकेट मैं खरीदता हूँ आपसे, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? बोलो भाई, कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि बिजनेस कंडीशन ऐसी है कि मैं इनको डोमिनेट कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा भाई, फिड्यूशियरी रिलेशन में क्या क्या आएगा? पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्जियंस एंड माइनर्स, एडवोकेट एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, फियांसे एंड फियांसी, ठीक है, मंगेतर और मंगेतर। हाँ, पहले फियांसे फियांसी समझ लो। फियांसे फियांसी में तो तुम्हें पता है ना भाई, एक डोमिनेट कर सकता है दूसरे, भाई एक रिलेशन है, आपको एक फील वो होती है, इमोशनल अटैचमेंट है, कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं? ओ भाई तुम मुझे ये बिजनेस के अपने ये पैसे दो वरना मैं तोड़ दूंगा, कर सकते हैं ना। ये तोड़ नहीं, वो बोले भी नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो किसी भी रिलेशन में होता है। सुन लो जरा, एक बात सुन लो आप जरा। कोर्ट के जो केसेस हैं उसमें 2 चीजें कही गई हैं। पहली चीज कही गई है फियांसे फियांसी में हो सकता है, दूसरा कहा गया है मियां बीवी में प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी। क्या नहीं ली जाएगी? देखो 2 अलग बातें। मैं ये नहीं कह रहा कि मियां बीवी में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। कोर्ट प्रिज्यूम किस में करेगी? फियांसे फियांसी में करेगी, मियां बीवी के रिलेशन में प्रिज्यूम नहीं करेगी। यार वजह उनकी ये है कि भाई एक आपका जब शादी हो जाती है ना, तो रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्चुअल बाइंडिंग होती है। जब आपकी फियांसे फियांसी रिलेशन होता है ना, तो एक जरा कहते हैं ना, वो कच्चा पक्का एग्रीमेंट होता है, तो उसमें से आप निकाल सकते हैं, तो एक इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है उसमें, थ्रेट के भाई रिलेशन होता है।
अगर एक टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर के दरमियान रिलेशन है और वो टैक्स ऑफिसर जो है वो पेरेंट है और टैक्स पेयर चाइल्ड है, तो ये फिडुशियरी में आएगा या रिलेटेड में? दोनों में आ सकते हैं। देखो एक चीज समझ लो, पहले एक चीज समझ लो, चाहे वो रियल एप्रेंट में आए चाहे फिडुशियरी में आए, दोनों का जो आउटकम है वो क्या है? दोनों का आउटकम क्या है? सेम है। तो कोर्ट को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको क्लासिफाई करे। फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? आप चाहे फिडुशियरी रिलेशन में क्लासिफाई करो, आप चाहे रियल एप्रेंट में करो, कोर्ट को ये एस्टैब्लिश करना है कि ऐसा कोई रिलेशन है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की प्रिजम्पशन में आ सकता है। दोनों में हो सकता है, नेवर माइंड। देयर इज अ प्रिजम्पशन of position to dominate on the basis of effective mental capacity doctor and patient। डॉक्टर एंड, अच्छा ये डॉक्टर पेशेंट वो वाले नहीं है जो आप गली मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाते हैं। अल्लाह के वास्ते ये प्रिजम्पशन नहीं रखना कि गली मोहल्ले का डॉक्टर तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर कर सकता है तो इसका खतरनाक मसला है, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर पेशेंट वो है जो भाई फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, जिनको आपकी सारी हिस्ट्री मालूम है, तमाम चीजें मालूम है और आपको पता है कि मैं इस पूरे डॉक्टर पर डिपेंडेंट हूँ क्योंकि ये डॉक्टर ऐसा है जो मेरी हेल्थ को टेक केयर कर सकता है। होता है ऐसा। बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट ऐसे होते हैं, क्रॉनिक बीमारियां ऐसी होती हैं इसमें जिस बंदे को आपको पता होता है यार ये डॉक्टर के साथ मैं जब तक चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ। मैं भी वो किसी स्पेसिफिक नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इंपॉर्टेंट चीज समझो। डॉक्टर पेशेंट में आपका गली मोहल्ले का डॉक्टर, हॉस्पिटल का डॉक्टर, अब आप कितने लोग डॉक्टर के पास गए हैं? सभी गए होंगे। क्या डॉक्टर तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मुस्तफा नहीं कर सकता ना। किया है किसी को? किया तुम्हें? किया है? देखो समझो, हमें ये जो नॉर्मल डॉक्टर है ये इन्फ्लुएंस कौन सा करेगा? जिसके साथ आपकी लॉन्ग एसोसिएशन है, आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है और आपको पता है कि ये क्रॉनिक बीमारी की ट्रीटमेंट इसी तरह लाइफ सेविंग बीमारी, और इस ये डॉक्टर जब तक है मेरे साथ तो ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। करेगा नहीं करेगा एक अलग चीज है, कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। हर डॉक्टर नहीं करेगा लेकिन डॉक्टर पेशेंट में हाँ। मैंने ये नहीं कहा, प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा और डॉक्टर पेशेंट में किया जाएगा। बिल्कुल। अगर हस्बैंड डॉक्टर और वाइफ पेशेंट हो भाई तो डॉक्टर पेशेंट आ गए ना, तुमने किसको डॉक्टर बनाया और किसको पेशेंट बनाया? हस्बैंड डॉक्टर है, वाइफ पेशेंट है, ठीक है। तो मेरी बात से डॉक्टर वाइफ की बात नहीं करेगा, मैं परेशान हो रहा हूं। आगे देखो, मैंने तुमसे क्या कहा? डॉक्टर एंड पेशेंट। देखो पहली बात समझ लो एक चीज को, डॉक्टर एंड पेशेंट में हर डॉक्टर पेशेंट नहीं होगा, ठीक है। अब तुम्हारी बेगम डॉक्टर है, ठीक है, वो गायनी की डॉक्टर है, तुम क्या करोगे? बोलो ना, तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना उससे। भाई वो खवातीन की डॉक्टर है, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, फैमिली मेंबर एंड इनफीबल ओल्ड मैन। देखो एक चीज ध्यान में रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकली इतने वीक होते हैं कि वो अपने किसी एक फैमिली मेंबर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो बेड पे हैं बिल्कुल और उनकी जितनी खदमत है वो एक बंदा कर रहे हैं। तो वो जो अटेंडेंट होता है फैमिली का, वो उस बंदे की, अगर फर्स्ट जरूरी थोड़ी है वो बंदा अगर बिस्तर पे है तो उसका कुछ नहीं होगा, हो सकता है उसका प्रॉपर्टी भी हो, तो वो उसको क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। बात हमारी है। सर अगर फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि ओल्ड मैन, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसका कोई भी फैमिली मेंबर, ठीक है, वो इसकी खिदमत तो कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है ओल्ड मैन को पता है अगर ये नहीं करेगा, ठीक है, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि छोटी बात है, इसी वजह से उन्होंने क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। समझे नहीं ना यार? देखो अगर वॉलंटरली तुम किसी को अपनी प्रॉपर्टी नाम कर देते हो, भाई देखो ना, जब तक वो जो पार्ट अटेंडेंट है वो किसी कॉन्टेक्ट में एंटर होना चाह रहा है तो वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ना। अगर आपको लगता ही है कि यार मैं इसको नहीं करूंगा तो ये चला जाएगा, उसकी तरफ से कोई हिंट या इंडिकेशन होनी जरूरी है ना। भाई है तो फिर इन्फ्लुएंस होगा।
उनकी जाने के बाद इसके वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट समझे नहीं तुम भाई? दोनों का रिलेशन है ऐसा कि वो एक बंदा दूसरे बंदे पर डिपेंडेंट है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ ठीक है। उसके नॉर्मल रूटीन चार्जेस होते हैं 10,000 रुपये पर महीना। उसने कहा कि भाई मैं तो मुझे आप 50,000 रुपये दुके देंगे तो मैं रुकूंगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट उसने आपसे साइन करवा लिया। आप कर दोगे साइन? बिल्कुल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको जरूरत है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चीज ये, आपके किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने केस फाइल किया कि ये तो भाई, या आपसे करवाया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्सेंट फ्री नहीं थे। मार्केट रेट इस वक्त 10,000 चल रहे हैं, आपने इससे 5 टाइम ऊपर क्या किया? रेट चार्ज किए। तो ये आपने अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन किए। ठीक है, ये भी हो सकता है लाख रुपए मिलते हैं और 5 लाख का कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट ये देखेगी कि रिलेशन बिटवीन दीज टू जेंटलमैन, जो वीकर पार्टी है, जो बिस्तर पे लेटा हुआ है, और जो आपकी खिदमत कर रहा है, क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हो सकता है? अगर ऐसा है तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? उसके सर्विस चार्जेस का। वो अनरीजनेबल है तो कोर्ट कहेगी बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है। बिकॉज ऑफ फुरकान, बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये समझ आ रही है बातें? ठीक है, तो कौन कौन से रिलेशन होगा भाई? 3 रिलेशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन, व्हेन द रिलेशन बिटवीन, बोलो सारे, बोलो एक साथ, व्हेन द रिलेशन बिटवीन parties are such that one party is in the position to dominate the will of another and use that position to gain a unfair advantage is called undue influence. Number 1. Court in these 3 cases presume कि आपका undue influence होगा। कौन कौन से? Real and apparent authority, मेंटल कैपेसिटी जो इनफेबल की। ठीक है। फिर आपने इसकी वो पढ़ ली। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको रिलेशन दिए जाए और पूछा जाए कि ये किस कैटेगरी में फॉलो करता है। ठीक है, आपको रिलेशन दिए जाए, कौन से रिलेशनशिप? ये नीचे के, एक मिनट बता दूंगा। ये आपको दिए जाए रिलेशन और आपको बोला जाए कि ऊपर 3 से कनेक्ट करो। ठीक है, तो अगर आपको पेरेंट चाइल्ड दिए जाते हैं तो आप उसे रियल एंड अथॉरिटी में नहीं करोगे। कहाँ करोगे? फिड्यूशियरी में। तो आपने इसको इस तरह ध्यान में रखना है कि अगर आपको टॉप दिया जाए और उसके एग्जाम्पल देनी हो तो भी बता सको, या फिर ये कि आपको रिलेशन दे दिया जाए और क्या कहा जाए आपको, और क्या कहा जाए आपको, इन 3 प्रिजम्पशन के हेड से कनेक्ट करो, ये भी कराया जा सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में याद रखनी है। अब तुम्हारा सवाल, कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के डिफरेंस आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। आपके कोर्स का पार्ट है, आपके कोर्स का पार्ट है। अच्छा जी, रिब्यूटिंग प्रिजम्पशन। द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी रिब्यूटेड बाय शोइंग दैट। रिब्यूटेड का क्या मतलब है? चैलेंज किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। किस चीज पे? डोमिनेंट पार्टी हैज मेड अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द फैक्ट टू द वीकर पार्टी बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अब ये जो बताए जा रहे हैं इससे पता क्या चल रहा है कि आपको जब मैंने सारे डिस्क्लोजर दिए थे कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी सही है, ये भी इसे, इसका मतलब है कि आपको मैंने तमाम डिस्क्लोजर दिए थे। इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट किसी इन्फ्लुएंस पे नहीं हुआ बल्कि मेरिट के ऊपर हुआ है। प्राइस वॉज एडिक्वेट। 1 करोड़ की चीज थी, आपको मैंने कितने में बेची? 1 करोड़ की। तो इंडिकेशन स्ट्रांगली ये है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें नहीं हुआ होगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तीसरी चीज, वीकर पार्टी वाज इन रिसीट ऑफ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एडवाइस बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। भाई देखो, फुरकान और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना? फुरकान अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है 1 करोड़ की,
इसकी वैल्यू भी 1 करोड़ है, ठीक है। और पता ही चला कि फुरकान ने बिफोर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी डीलर से कांटेक्ट किया था और इसकी मार्केट वैल्यू मालूम की थी। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? और बाद में जब ये कांटेक्ट हो गया, फुरकान के पास एक बंदा आया, फुरकान ने गौर से सुनना, एक बंदा आया आपके पास और आपको कहा कि ये प्रॉपर्टी मुझे 1 करोड़ 20 लाख रुपए की दे दें। अब फुरकान को और कोई ग्राउंड तो नहीं मिला। फुरकान ने कहा कि भाई क्योंकि मेरा इनसे टीचर और उसका रिलेशन था, वैसे तो प्रिजम्पशन भी नहीं आता, बट फिर भी आपने मुझ पर केस डाल दिया कि मैंने आपको क्या किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। हो सकता है अज्यूम ये कर लो कि तुम ऐसा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, तो फिर तो बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट टीचर के पास होता है, ये पता है ना तुम लोगों को। यूनिवर्सिटी नहीं, मैं तुम पेपर थोड़ी मेहनत दे रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे तुम्हें। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ाऊंगा भी मैं, पेपर भी मैं लूंगा, रिजल्ट भी मैं दूंगा, तो तुम्हें एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो तुमने मुझे ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं बेचने का किया, लेकिन तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ पे पैसे एडिशनल मिल रहे हैं 20 लाख रुपए। तुमने मुझ पे केस डाल दिया क्योंकि मेरा यहाँ इनके साथ क्या था, रिलेशन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो मैं ये प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचना चाह रहा। मेरा क्वेश्चन फुरकान तुमसे ये, क्या तुम ये काम कर सकते हो? नहीं, कैसे फायदा हुआ? तुम मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जो तुम्हारे पास एक और पार्टी खड़ी है जो तुमसे 1 करोड़ 20 लाख की लेने वाली है। थोड़ा सा वो हो, अलर्ट हो। कितने की प्रॉपर्टी मैं तुमसे खरीद रहा हूँ? एक कस्टमर ने तुम्हें कितने की प्रॉपर्टी लेने की बात की है? 1.20 की। तो फायदा कितने का हो रहा है तुम्हें उस पार्टी को देने में? तो 20 लाख रुपए के लिए तुम कह रहे हो कि भाई मैं इस कॉन्टेक्ट से निकल जाऊँ। इस कॉन्टेक्ट से निकलने के लिए तुम्हें और कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या कहा, तुम पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बट जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट को पता ही चला कि तुमने इसको बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर भी हायर किया हुआ था और वो डीलिंग कर रहा था। तो कोर्ट कहेगी क्या भाई, थर्ड पार्टी भी आपने हायर की हुई है, उसके साथ सारी डीलिंग हो गई, फाइनल हो गई, वेयर इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस? वेयर इज द, क्यों भाई? प्रॉपर्टी डीलर का क्या मतलब, एक्सपर्ट है, तो वो डील कर रहे हैं ना। कोर्ट में जब ये केस जाएगा और जज देखेगा, कहेगा यार आपने थर्ड पार्टी से एडवाइस भी ली हुई है, तमाम कम्युनिकेशन भी है, मैसेज भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, थ्रेशोल्ड डिस्कशन हुई, बड़ी कट थ्रोट डिस्कशन हुई अबाउट द प्राइसिंग। उसने 90 से शुरू किया था, 90 लाख से आप वो करोड़ तक आया। आपने अपनी प्रॉपर्टी की कोटेशन मांगी थी 1 करोड़ 10 लाख से आप 1 करोड़ पे आए। डिस्कशन सारे हुए, वो उसने आपको सबूत दिए। तो कोर्ट कहेगी कि भाई प्रिजम्पशन हो सकती है, लेकिन किधर, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि यू हैव टेकन अ एडवाइस फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आ रही है? तीनों चीजें समझ आ रही है भाई? इसमें कोई इशू इसमें? अच्छा भाई, एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी से जरा। देखो, तुमने अल्जाइमर के पेशेंट की जब एग्जाम्पल ली है तो तुमने कैपेसिटी, मुझे नहीं पता, तुमने पिछली पुराने में पढ़ा होगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा था। उसमें एक टर्म होती है अनसाउंड माइंड। वो क्या होती है? जो साउंड नहीं होता, उसका एग्रीमेंट क्या होता है? वाइड होता है। अल्जाइमर का पेशेंट उसमें आराम से क्लासिफाई कर जाएगा। इधर तो आने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि अल्जाइमर का पेशेंट का ये होता है कि वो करंट चीज को भूल जाता है, पीछे की चीजें याद रहती है, उससे आप कॉन्टेक्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अनसाउंड माइंड। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल पढ़ो। A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming of age, obtained by misuse of parental influence a bond from B to a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employ undue influence. सही है? बात समझ आ रही है? A ने क्या किया? B से एक बॉन्ड साइन कराया, किस चीज का? 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए का। तो ये जो आपने उससे बॉन्ड साइन कराया है, किस चीज का बॉन्ड है?
ये एडिशनल अमाउंट का बॉन्ड बिकॉज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस साइन करा है। ये क्या चीज है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional fee. B employ undue influence. बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे B क्या अप्लाई कर रहे हैं? Undue influence. A being in debt to B, the money lender of his village contract a fresh loan on term which appear to be unconscionable. हाईलाइट करो टर्म को, अनकॉन्शनेबल, अनरीजनेबल लिख लो इसके ब्रैकेट में, अनरीजनेबल। ठीक है भाई, एक ने एक फ्रेश लोन लिया और फ्रेश लोन जो था वो किस टर्म पे लिया? इस वक्त मार्केट रेट चल रहा था इंटरेस्ट रेट 10% पे, और यहाँ पे क्या हुआ? ए बी इन डेट टू बी। ए को पता था कि बी से डेट लिया हुआ है, ठीक है ना। The money lender of his village contract a fresh loan on term which appear to be unconscionable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. तो कहा ये जा रहा है, बल्कि इसको अभी जरा होल्ड करो, ये हम बटन प्रूफ पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे। A applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the money market. The bank declined to make the loan except at an unusual high rate. A accept the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. अच्छा देखो, दो तरीके से ट्रांजेक्शन हो सकती है। क्या हुआ? भाई समझ लो, एक होती है अनकॉन्शनेबल और एक होती है क्या मतलब हुआ? इसको मैंने क्या लिखवाया था? अनरीजनेबल। भाई इधर आ जाओ, गौर से सुनना। ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी। ए ने क्या किया? प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए और उसने दिए इसके एक्चुअल में पे किए कितने? 50 लाख रुपए। इतने में खरीदी। ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल है या रीजनेबल है? अनरीजनेबल है, अनकॉन्शनेबल है। ये बात समझ आ रही है? ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू थी 1 मिलियन रुपीस और उसने पेमेंट बी कितने की? 1 मिलियन रुपीस की। ये रीजनेबल ट्रांजैक्शन है। अब जरा रूल में बता रहा हूं, गौर से सुनना है, याद रखना है। अगर ये ट्रांजैक्शन होगी यानी कि वैल्यू इज अनरीजनेबल, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो क्या है? अनरीजनेबल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ करना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है या नहीं हुआ, किस पे होगा? डोमिनेंट पार्टी कौन सी है इसमें? डोमिनेंट पार्टी कौन सी है? बोलो भाई। ए इज द डोमिनेंट पार्टी। अगर ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल है या अनकॉन्शनेबल है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डोमिनेंट पार्टी। क्लियर है? अगर ट्रांजैक्शन रीजनेबल है तो द पर्सन हु इज अलीजिंग, कौन अलीज कर रहे? बी केस फाइल करेगा ना कि मैं अग्रीव हूं क्योंकि मेरे ऊपर क्या अप्लाई हुआ है? बोलो भाई, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ है। तो इस केस में भी प्रूफ, इधर इसको बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? इसमें अग्रीव पार्टी पे। इसमें किसके ऊपर होगा? ए जस्टिफाई करेगा कि कैसे उसने अपनी करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच दी। ये कब होगा? जब अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू पे ही हुई है तो प्रूफ करने का काम किस पे? अग्रीव पार्टी पे। क्योंकि ये सेम रूल कहां पे? कॉर्सन का यही रूल था।
कॉर्शन का यही रूल था। तो यहाँ पे आपका प्रूफ जो है वो किसको करना है, डोमिनेंट पार्टी को। कब, जब अनकॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन हो, और जब कॉन्शनेबल ट्रांजेक्शन हो किसको प्रूफ करना है, अग्रीव पार्टी को। जरा रूल पढ़ लो। अच्छा, इसी पर्सपेक्टिव में पहले ये दो एग्जांपलें पढ़ लो। ए बीइंग इन डेट टू बी, ऊपर वाली एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ए बीइंग इन डेट टू बी, द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन टर्म व्हिच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल। ठीक है ना। इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो बी इज द डोमिनेंट पार्टी और ए इज द डोमिनेंट पार्टी। हाँ, बी इज द डोमिनेंट पार्टी। A applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the money market. The banker declined to make the loan except at an unusual higher rate. अच्छा देखो, यहाँ पे अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है। आपके पास जब मार्केट शॉर्ट हो तो आपको डिमांड सप्लाई का रूल पता है, वो क्या है भाई, आपकी इस वक्त लोग ज्यादा लोन लेने के लिए तैयार है, तो आपका रेट क्या होगा। ठीक है ना। और अगर आपके पास मार्केट में कोई भी नहीं है तो आप कोशिश करोगे कि भाई, तो यहाँ पे इसका क्या है, मार्केट सैचुरेटेड मार्केट है। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को हाईलाइट कर लो। कर लिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात क्लियर हो गई? फुरकान क्लियर है? ये 5 मिनट है मेरे पास अभी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब जरा क्विकली रिकैप करा दो हमने क्या क्या पढ़ा है। कॉर्शन क्या होता है? कॉर्शन क्या होता है? Caution is a commit or threatening to commit any act forbidden by Pakistan Penal Code, or unlawful detention or threatening to detain, threatening to detain any property. This is called caution. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा caution में? Special case. Threat to commit suicide is caution. Threat to file suit caution नहीं है. Threat to file suit on false charges caution. Who can exercise caution? Anyone, not necessarily party to the contract. किसके ऊपर caution अप्लाई किया जाएगा? पार्टी के ऊपर डायरेक्टली भी किया जा सकता है और थर्ड पार्टी पे भी किया जा सकता है। ठीक है ना, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी किया जा सकता है। इफेक्ट ऑफ कॉशन क्या है भाई? वॉइडेबल हो जाता है। नंबर 1, देखो जब तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉशन, ये मिनिमम 2 नंबर से 3 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में तुमने सिर्फ ये एक पॉइंट लिखना है कि वॉइडेबल हो जाता है। उसके बाद 3 पॉइंट है इसमें। क्या कौन कौन से पॉइंट है बताओ? पहला पॉइंट क्या है? वॉइडेबल हो गया। दूसरा पॉइंट रेस्टिट्यूशन होगी। अब तीसरा पॉइंट ये था कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो पूरी रिवर्स होगी। ये क्लियर है? ठीक है, ये पूरे का पूरा लिखना होगा आपने। अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया तो इसका मतलब आपने आधी चीज लिखी आधी भूल गए, तो आपने अपने फ्री फंड के मार्क्स में से आधे मार्क्स जाया कर दिए। आगे आओ, किसको प्रूफ करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? कॉशन अग्रीव पार्टी पे। अब आ जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या पढ़ा भाई? फुरकान, when there is a relation between parties such that one party dominates the will of another and use that relation to enter into the contract for an unfair advantage, this is called undue influence. कोड 3 रिलेशन में प्रिज्यूम करेगी कि undue influence हुआ है। रियल एपरेंट में, ठीक है, रियल एपरेंट में कौन कौन आ गया? टैक्स ऑफिसर, पुलिस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, फिड्यूशरी, पेरेंट चाइल्ड, फियांसे फियांसी, गार्जियन, एडवोकेट, डॉक्टर। ठीक है, और वो वीकर वाले में कौन आ गए? डॉक्टर, पेशेंट और ठीक है, क्लियर है? उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ी, फिर हमने अनकॉन्शनेबल और कॉन्शनेबल पढ़ा। ये एक क्विक सम अप है इस सेशन का, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं। इसको इसी तरह ऐसे याद करना कि 5-10 मिनट में अगली क्लास में मुझे ऐसे ही तुम्हारे पास अंदर से निकल के बाहर आ जाएगी। और भाई नाउ प्लीज अपनी चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। आप
सर आप टेस्ट भी ले लिया करना। हाँ टेस्ट सब शुरू हो जाएंगे आपके, ज़रा ये फ्री कॉन्सेंट का चैप्टर हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।